चलिए, सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं हृदयेंद्र गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं। जनरली मैं अपना पूरा नाम नहीं बोलता हूं, सिर्फ गौतम ही बोलता हूं। बाकी मेरा पूरा नाम है हृदयेंद्र गौतम। आज की जो क्लास है वो है पेडागोजी, जैसा आपने अभी देखा होगा इन वन शॉट। इन वन शॉट का मतलब ये है कि ज़्यादातर कोशिश हम ये करेंगे कि आज की पेडागोजी की इस क्लास में, इस कक्षा में आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें एक साथ मिल जाएं। लेकिन ये भी सत्य है कि पूरा कंप्लीट तो नहीं हो पाएगा। वन शॉट के कम से कम 2 से 3 वीडियो लाने पड़ेंगे, उसके बाद ही ये कंप्लीट पूरी होगी। और ये जो क्लास है ये आप लोगों को बहुत उपयोगी होगी आने वाले समय में, और आप बढ़िया पढ़ते रहो इससे, और इसको ही देख लोगे तो भी आपकी बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी मैथ्स पेडागोजी की और उनके क्वेश्चंस की। तो मिक्स में क्लास चलने वाली है, कुछ थ्योरी बेसिस पे चलेगी, कुछ क्वेश्चंस चलेंगे उसके, और हम धीरे धीरे देखते हैं कि क्या करेंगे। आज आज जो मेरा उद्देश्य है, जैसा आप लोग पढ़ते हैं पेडागोजी में जब भी हम जाते हैं क्लास में कहीं पढ़ाने के लिए, तो कहीं ना कहीं ये रहता है कि आपका उद्देश्य क्लियर होना चाहिए। और ऐसे पेडागोजी में क्वेश्चन भी आता है ना, जो कि शैक्षणिक उद्देश्य कहलाता है। जो आज पढ़ाना है इसे पूरा करना है, तो हम अपने उद्देश्य को सबसे पहले आज यहाँ डिफाइन करते हैं। मेरा उद्देश्य आज ये है कि आप लोगों को शिक्षण विधियां मैं पढ़ा दूं, प्रकृति वगैरह के बारे में बता दूं, इंट्रोडक्शन ऑफ पेडागोजी बता दूं, साथ ही साथ उनके क्वेश्चंस करवा दूं। ठीक है, ये मेरा उद्देश्य है आज की इस क्लास का। अब देखते हैं अपन इस उद्देश्य को कितनी हद तक या कहाँ तक कंप्लीट कर पाते हैं। ठीक है, तो पूरी कक्षा कहीं ना कहीं पेडागोजी के बेसिस पे चलेगी, उसी के लिए चलेगी, और उसी के लिए ही इस क्लास को डिजाइन किया गया है। जिन लोगों ने थोड़ा बहुत पहले पढ़ा हो तो बिल्कुल टेंशन मत लेना, उनके लिए क्वेश्चंस भी हैं और एक बार उनके लिए रिवीजन भी हो जाएगा। और ऐसे वन शॉट के मैं 3 से 4 वीडियो लाऊंगा, बस इतना लिख लेना, इतना पढ़ लेना, इतना देख लेना। आपको पेडागोजी में मुझे नहीं लगता उसके आगे कुछ पढ़ना होगा। प्रैक्टिस लेकिन करना, इन वीडियोस को देख के अकेला नहीं छोड़ सकते हम, हमें प्रैक्टिस करना जरूरी होगा। तो प्रैक्टिस आप जरूर करते रहना। बाकी ये है कि इसमें मैं आपको इतना डेटा जरूर दे दूंगा जिसमें आपका काम हो जाएगा। थ्योरी वाला जो काम है उसको हम थोड़ा फास्ट करेंगे, है ना, क्योंकि समझने में उतना कुछ खास उसमें है नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों को समझते जाना। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। सभी का स्वागत है टर्नआउट क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर, जिसमें एक फ्री क्लास चल रही है पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स या मैथ्स पेडागोजी, गणित का शिक्षण शास्त्र। यहाँ पर शिक्षण शास्त्र, जो एकदम नए बच्चे हो वो एक बार परिभाषा जरूर सुन लें। पेडागोजी शिक्षण शास्त्र का अर्थ क्या है, और वो भी गणित की। आप लोगों ने देखा होगा जितने भी विषय हैं सभी की अपनी शिक्षण शास्त्र होता है। गणित की पेडागोजी, हिंदी की पेडागोजी, इंग्लिश की पेडागोजी, संस्कृत की पेडागोजी, उर्दू की पेडागोजी, संस्कृत की पेडागोजी। जब पेडागोजी ही है तो हर सब्जेक्ट की क्यों हो रही? एक ओवरऑल पेडागोजी की बात करें, शिक्षण शास्त्र की करें, तो वो हर विषय के लिए सेम होता है, लेकिन हर विषय के हिसाब से पढ़ाना यह भी जरूरी है। अच्छा, एक बात बताइए, मान लीजिए मैं बात करूं हिंदी पेडागोजी और मैथ्स पेडागोजी में अंतर है कि नहीं है? तो आप कहोगे सर कुछ चीजें तो पेडागोजी है, पढ़ाना कैसे है, बच्चे को यही सिखाया जाता है, लेकिन सब्जेक्ट डिफरेंस है ना। हिंदी को कैसे पढ़ाओगे कि हिंदी समझ में आ जाए, संस्कृत को कैसे पढ़ाओगे कि संस्कृत समझ में आ जाए, गणित को कैसे पढ़ाओगे कि गणित समझ में आ जाए। शिक्षण विधियां मान लीजिए 20 है, लेकिन हम 4 से 5 शिक्षण विधियां यूज करते हैं, और जो हम करते हैं वो हिंदी वाले नहीं करते, जो हिंदी वाले करते हैं वो साइंस वाले नहीं करते हैं। सीधी कहानी है ना। उर्दू वाले जो करेंगे हो सकता है संस्कृत वालों के लिए थोड़ा डिफरेंस चला जाए, क्योंकि हर चीज का, हर विषय का अपना एक ऑरा होता है, अपना एक प्रकृति होती है, नेचर होती है। उस नेचर के हिसाब से गणित को पढ़ाया जाएगा, उस नेचर के हिसाब से हिंदी को पढ़ाया जाएगा। इसलिए हर सब्जेक्ट की पेडागोजी थोड़ा थोड़ा डिफरेंस करती है। लेकिन अगर हम 100% में बांट लें तो 30 से 40% पेडागोजी जो होती है वो हर विषय की सेम होती है, जहां होते हैं जनरल इंटेलिजेंस या जनरल समझ से आधारित प्रश्न। कि कोई विद्यार्थी अगर अपनी कक्षा में मन लगाकर नहीं पढ़ रहा है, अब देखना यहाँ किसी विषय से कोई लेना देना नहीं, कोई विद्यार्थी अपनी कक्षा में मन लगा के नहीं पढ़ रहा है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? यहाँ गणित, हिंदी, साइंस, इन सबसे कोई लेना देना नहीं। बच्चा किसी में भी मन नहीं लगाएगा, ठीक है, तो उसे क्या करना है, शिक्षक को क्या करना चाहिए? मोटिवेट करना चाहिए, कूटना चाहिए, घर जाके शिकायत करना चाहिए, प्रिंसिपल रूम में ले जाना चाहिए। तो अब यहां पर किसी विषय की पेडागोजी नहीं है, ये आपकी समझ पर आधारित पेडागोजी है, जो कि सारी विषयों की पेडागोजी में समान चलती है। तो सिंपल सी बात है, उसे हमें मोटिवेट करना चाहिए, किसी भी प्रकार से अन्य विधियों से पढ़ाना चाहिए, बस कुल मिला के पढ़ाना चाहिए ताकि उसका मन लग जाए। ना ही उसे कूटना चाहिए, ना ही उसे प्रिंसिपल रूम में जाना चाहिए, ना ही उसकी शिकायत करके घर पहुंचना चाहिए। पहले हमारे जमाने में यही हुआ करता था, या तो शिक्षक जो गुरुजी होते थे घर आते थे, पहले तो उनने कूटा, फिर घर वालों ने कूटा, या प्रिंसिपल रूम में खड़ा कर देते थे, प्रिंसिपल सर कूटते थे, फिर घर वाले कूटते थे, शिक्षक ने कूटा, 3 जगह कूटते थे। या पढ़ना ही बंद करवा देते थे, कहते हमारी क्लास में तुम बैठोगे नहीं, जाओ। तो ऐसा पेडागोजी में नहीं आएगा, मोटिवेट करना था उनको हमें। ठीक है, तो आपको ये सीखना है कि अब इसी प्रश्न को अगर मैं थोड़ा सा बदल दूं, है ना, अभी भूमिका बना रहा हूं मैं पेडागोजी की, आप लोग सुनते चलना इस बात को। अगर इसी प्रश्न को पूछ लूं कि किसी विद्यार्थियों को गणित को पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो क्या होना चाहिए?
या क्या शिक्षक को करना चाहिए। अब यहाँ पर गणित आ गया, मतलब गणित क्यों नहीं बन रहा है, क्यों क्यों उसको समस्या आ रही गणित को पढ़ने में, तो फिर ऑप्शन आते हैं। गणित एक अमूर्त विषय है, ये कारण है। गणित सबसे कठिन विषय है, ये कारण है। गणित सामाजिक मूल्यों पर आधारित विषय नहीं है, इसलिए बच्चा पढ़ना पसंद नहीं करता है। गणित जेंडर वाइज है, इसलिए जो फीमेल बच्चे हैं वो नहीं पढ़ पा रहे हैं, ऐसा कुछ। तो सिंपल सी बात है, यहां पर गणित की बात आ गई। आपने देखे पिछले 4 ऑप्शन कैसे थे, कूटने वाले थे, प्रिंसिपल घर पे जाने वाले, जनरल थे। लेकिन यहाँ क्या आ गया, अमूर्तता आ गई, मूर्तता आ गई, क्लिष्ट आ गया, या फिर फॉर्मूला बेस्ड है, कुछ भी आ गया, कई सारी चीजें। तो यहाँ पर गणित से रिलेटेड ऑप्शंस आ गए। इसलिए पेडागोजी क्या होती है, सब्जेक्ट वाइज हर जगह क्या होती है, थोड़ा थोड़ा बदलती है, उनके ऑप्शंस बदलते हैं, लेकिन जो आत्मा है पेडागोजी की वो सभी विषयों में सेम चलेगी। अब गणित एक अमूर्त विषय है, इस कारण से क्या है, गणित अगर अमूर्त विषय है, अमूर्त विषय के कारण क्या होगा, गणित कठिन होगा, क्योंकि जो चीज नहीं दिख रही है हम उसको भी कैलकुलेट कर रहे हैं। माना एक्स, मैं कहूं बच्चे ये पेन है, तो छोटे से छोटा बच्चा सब समझ जाएंगे, हाँ ये पेन है। मैं क्या कर रहा हूं, वो कहेगा लिखना है। अब मैं कहूं एक और ऐसा पेन होता है जो अंतरिक्ष में लिख सकते हैं। अब बच्चे को यहाँ पर इस वाली बात को समझने में कठिनाई है, क्योंकि वो पेन आपने दिखाया नहीं, आप सिर्फ बात कर रहे हो, क्या हो सकता है ना, माना एक्स वाली बात। तो अमूर्तता के कारण हो सकता है गणित बच्चों को क्या करे, कठिन लगे। बात समझ में आ रही। तो ये एक भूमिका थी कि हम पेडागोजी हर विषय की अलग अलग क्यों पढ़ते हैं। कई बच्चे पूछते हैं सर अलग अलग क्यों हो रही सबकी, एक सी क्यों नहीं हो रही। वर्ग 2 के विद्यार्थी जो है जिनके 30 मार्क्स का पेपर आता है, उसमें 30 मार्क्स से पेडागोजी आती है, वो जनरल पेडागोजी आती है, किसी विषय से संबंधित नहीं होती ज्यादा वो। और जो उनके विषय में सब्जेक्ट में पेडागोजी आती है, वो उनकी विषय की पेडागोजी होती है। ठीक है, चलो आओ। सो हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी बातें हम आज जल्दी जल्दी कर लेंगे। किस पर, जो हमारा क्या है पेडागोजी का पार्ट बनेगा। इधर से आते हैं अपन गणित की प्रकृति से। गणित की प्रकृति क्या होती है, गणित की प्रकृति जो होती है वह पूर्णता कैसी होती है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण होती है। और आपको एक ही शब्द याद रखना है बच्चों इसमें, कि गणित की प्रकृति जो होती है वो होती है तार्किक। कैसी होती है, तार्किक होती है। आपको सिर्फ एक ही शब्द यहां पर याद रखना है, और वो है तर्क। ठीक है, तर्क याद रखना है, तार्किक चिंतन होता है, लॉजिकल। ठीक है, चलिए। गणित की प्रकृति, गणित की प्रकृति अमूर्त होती है। शब्द याद रखना, अमूर्त का मतलब क्या होता है, जिसे हम नहीं देख पा रहे हो, जो हम नहीं देख पा रहे हो, महसूस ना कर पा रहे हो, नहीं देख पा रहे हो। ठीक है, आपको बस इन शब्द को भी ध्यान रख लोगे तो भी आपको प्रकृति समझ, नेचर। ठीक है। दूसरा, गणित अपनी एक भाषा होती है, गणित की अपनी एक भाषा होती है। भाषा कैसी होती है, जैसे प्लस माइनस, गुणा, भाग, कोष्टक, थीटा, कई सारी बार, ये सब देखो इसमें जो लिखा है ना, ये सब भाषा के रूप में। गणित की अपनी एक भाषा होती है। हम लोग जो जनरल भाषा में बात कर रहे हैं, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, ये भाषा नहीं, गणित की अपनी एक भाषा होती है। गणित पदानुक्रमित होती है, पदानुक्रमित होती है। पदानुक्रमित का मतलब क्या होता है, हिरारिकल नेचर की होती है। हिरारिकल नेचर का अर्थ यहाँ पर बच्चों ये है कि जैसे मान लीजिए आपने सबसे पहले नंबर्स पढ़ाए, बच्चों को क्या पढ़ाए, नंबर्स पढ़ाए, नंबर्स पढ़ाए। फिर आपने जीरो की संकल्पना कराई, फिर आपने स्किप काउंटिंग सिखाई उनको, फिर आपने टेबल सिखाई उनको, फिर आपने स्क्वायर सिखाए, फिर क्यूब सिखाए, फिर नंबर सिस्टम सिखाया, फिर आके जाके उन लोगों को बॉडमास सिखाया, बॉडमास के बाद सिंप्लीफिकेशन समझाया। आप समझ रहे, ये देखा जाए यहाँ शुरुआत से शुरू होकर हम धीरे 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 बढ़ के सिंप्लीफिकेशन तक पहुंचे। तो ये हो गई बात कैसी, पदानुक्रमित। आपने परसेंटेज सीखा, रेशो सीखा, एसआई सीआई सीखा, प्रॉफिट लॉस सीखा। आपको पहले ये सीखने पड़ेंगे, जब ये सीख लोगे उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आप आगे बढ़ोगे। तो गणित की प्रकृति कैसी होती है बच्चों, पदानुक्रमित होती है, एक के बाद एक। इसलिए भी गणित कठिन होती है, पदानुक्रमित प्रकृति होती है, इसलिए कठिन होती है। बोलो कैसे, मान लीजिए मैंने कुछ आज पढ़ाया और वो आपने नहीं पढ़ा, तो कल की क्लास में आपको हो सकता समझ में ही ना आए, क्योंकि आज की क्लास देखना जरूरी है। गणित अध्ययन नियमों पर आधारित होता है। यहां पर नियमों का मतलब क्या है, नियमों का मतलब क्या है, निगमन, निगमनात्मक होती है। कैसी होती है, निगमनात्मक होती है, सूत्र पर आधारित या सूत्र पर आधारित। आप देखो बड़ी कक्षाओं में हम कुछ नहीं समझते हैं, ना समझने का प्रयास करते हैं, हम ट्रिक समझते हैं, सूत्र समझते हैं और बस गणित को लगाते हैं। तो गणित की प्रकृति कैसी है, नियमों पर आधारित होती है, सूत्र पर आधारित होती है। गणित की ये बात जो नियम बोला है वही इन्होंने नीचे भी लिख दिया है, निगमनात्मक होती है। निगमनात्मक मतलब क्या होता है, अभी हम शिक्षण विधियां आज पढ़ेंगे। निगमनात्मक का अर्थ क्या होता है, जहां नियम पहले आता है, मतलब सूत्र पहले आता है, सूत्र पहले ही आ जाता है, इसे हम कहते हैं निगमनात्मक। चलो हम थ्योरी को पढ़ो,
नॉर्मल तरीके जल्दी जल्दी कर लें, कोई दिक्कत नहीं। गणित की प्रक्रिया तार्किक चिंतन, गणित विषय के माध्यम से छात्र पर्यवेक्षक शक्ति का विकास होता है, जहां पर वो देख के सीखने का काम करता है। छात्र प्रत्येक गणितीय तथ्य को तार्किक दृष्टि, तर्क मतलब आप समझते हो लॉजिक, है ना, लॉजिक, आप यूं ही मेरी बात पे भरोसा नहीं करोगे, आप अपने लॉजिक का प्रयोग करोगे, उपयोग करोगे, ऑब्जर्वेशन करोगे, समझोगे, बातों को देखोगे, आपको जो लगेगा हाँ सही है या गलत है आप खुद हल करके निकालोगे, तब उस पर भरोसा करोगे कि ये बात सही है। आगे, गणित क्या क्या करती है, छात्रों में स्मरण शक्ति बनाती है। बताओ कैसे स्मरण शक्ति, जब आप सूत्र याद करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको मेथड याद होना जरूरी है, आपको कहीं ना कहीं क्या याद होना जरूरी है, पूरा जो उनका कैलकुलेशन पार्ट होता है वो आपको याद होना जरूरी है, ये सारी चीजें इसमें होती हैं। ठीक है, आगे, विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियों में गणित शिक्षा शिक्षण की सर्वमान्य और सर्वोत्तम विधि की खोज की जाती है। इस विधि में खोज में भी तार्किक चिंतन का सहारा लिया जाता है। इस पॉइंट को आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ो, फिर मैं समझाता हूं तार्किक चिंतन का अर्थ क्या है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरे पास, मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, ठीक है, आपको एक क्वेश्चन दिया हल करने के लिए, और आपने उसे हल किया, आपने उसे हल किया, तो जो सॉल्यूशन आपने निकाला, हो सकता है मैंने सॉल्यूशन निकाला तो आप कहोगे सर आपका सॉल्यूशन जो है थोड़ा सा बड़ा हो रहा है हमारे लिए, है ना, लेंदी हो रहा है, तो आपने कोई शॉर्ट तरीका देखा, है ना, या फिर कोई और नया तरीका निकाला। जब आप कोई नया तरीका निकालने लगते हो तो नया तरीका निकालने के लिए ऐसे ही हवा में तो आ नहीं जाएगा, उसके लिए क्या लगेगा, उसके लिए आपका लॉजिक लगेगा, आप लॉजिक लगाओगे, है ना, सोचोगे समझोगे, सोचोगे समझोगे, है ना, और देखोगे, ये सारे काम करोगे, चाहे शिक्षक हो चाहे आप समझोगे, तो ये सारे काम जब आप करोगे, सोचना समझना और करना, लॉजिक लगाओगे, नया तरीका निकालोगे, या फिर कोई चीज़ ऐसी क्लिष्ट हो रही, बड़ी हो रही, भारी हो रही हमारे लिए, तो हम कहीं ना कहीं उसमें कुछ ऐसी चीज़ें लाएंगे, निकालेंगे कि वो हमारे लिए शॉर्ट हो जाए, तो उसके लिए क्या लगेगा, तार्किक चिंतन लगेगा, है ना। चिंतन का अर्थ क्या होता है, चिंतन का अर्थ क्या होता है, जब हम चिंता से मुक्त हो जाएं, हम केवल एनालिटिकल, हम सॉल्यूशन के बारे में खोजें। क्या होता है सॉल्यूशन, जब हमारे दिमाग में सिर्फ सॉल्यूशन होता है और हम खोज कर रहे हो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की खोज ही चिंतन होता है, सॉल्यूशन की खोज ही क्या है, चिंतन होता है। तार्किक चिंतन क्या कर रहे हैं, हम किसी भी समस्या क्या एक सॉल्यूशन निकालने का प्रयास कर रहे हैं जो हमारे लिए शॉर्ट हो, बेहतर हो, समझने में आसानी हो, तो ऐसी चीज में हम तार्किक चिंतन लगता है। तर्क पर आधारित होना चाहिए, है ना, रटा रटाया नहीं होना चाहिए, सुना सुनाया नहीं होना चाहिए, देखा दिखाया नहीं होना चाहिए, कहीं ना कहीं तर्क पर आधारित होना चाहिए, उसे हम तार्किक चिंतन कहते हैं। तो बहुत सारी जगह पर हमें इसका प्रयोग करना होता है। गणित विषय में एकाग्रता की आवश्यकता होती है, बिल्कुल होती है। एकाग्रता की क्यों होती है, जैसे आप कोई क्वेश्चन लगा रहे होंगे और लगाते लगाते मान लीजिए आप अपना दिमाग कहीं और लगा दो, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आप लोग पढ़ते हैं, कितनी बार मैं भी गलत कर देता हूँ, क्यों कर देता हूँ, हो सकता है जब मैं आपको समझा रहा हूँ तो मैंने उसके इफेक्ट पे ध्यान नहीं दिया और पूरा हल कर दिया, आंसर गलत आया, फिर ध्यान दिया, अच्छा यहाँ गलती हो गई। तो ऐसी गलती सामान्य है, ये हो जाती है ना। तो कहीं ना कहीं आपकी एकाग्रता इससे बढ़ती है, क्योंकि आप अगर मान लो हर सवाल ही गलत कर रहे हैं, इसका मतलब आप एकाग्र हो ही नहीं। और ऐसे बच्चे जो एकाग्र नहीं होते, उनकी गणित आने वाले समय में खराब हो ही जाती है, वो गणित को पल्ला झाड़ लेते हैं, और आप में से 90% लोग इसी कारण से गणित नहीं पढ़ पाए। एकाग्रता के अभाव में गणित का विषय शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रभावी रूप से संपन्न नहीं हो सकती है। बिल्कुल सही बात है, एकाग्रता नहीं होगी तो आप नहीं कर पाओगे, एकाग्रता नहीं होगी आप चिंतन नहीं कर पाओगे। चिंता और चिंतन दो शब्द होते हैं, मैं बार बार इस बारे में आप लोगों को बताता रहा हूं, चिंता और चिंतन। चिंता हमेशा प्रॉब्लम पर फोकस करती है और चिंतन हमेशा सॉल्यूशन पर फोकस करता है। आप देख लो अब आपकी मन स्थिति कैसी है, आप समस्या से जूझ रहे हो या सॉल्यूशन निकाल रहे हो। अगर आप समस्या से जूझ रहे हो मतलब आप चिंता में हो, और अगर आप उसका सॉल्यूशन खोजने का प्रयास कर रहे हो दिन रात, मतलब अब आप चिंतन में हो और उसके लिए तर्क लगेगा। ठीक है, चलो। तार्किक चिंतन के अभाव में छात्र मौलिकता का उत्पन्न नहीं कर पाता। मौलिकता को उत्पन्न, मौलिकता मतलब होता है नवीनता। क्या होता है, नवीनता। नवीनता, आप मौलिक बन ही नहीं पाओगे। मौलिक का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा कई बार बोला जाता है कि भैया अपना दिमाग भी लगा लो, है ना, आप रटी रटाई चीज मत बताओ, आप सुनी सुनाई चीज मत बताओ, जैसा लोगों ने कहा वैसा ही आप कर रहे हैं, आपका खुद का मौलिकता खत्म हो गई, आपके पास नवीनता कुछ भी नहीं है, आप कुछ नयापन नहीं ला पा रहे हो, इसे कहते हैं मौलिकता का अभाव। और चिंतन नहीं होगा, तर्क नहीं होगा, तो बिल्कुल बात यही होगी, है ना। गणित विषय से अन्वेषणात्मक शक्ति प्रदान करता है। अन्वेषणात्मक मतलब खोज, है ना, कहीं ना कहीं बच्चा क्या करता है, खोज की ओर अग्रसर होता है, खोज की ओर अग्रसर होता है। बच्चा सीखता है, समझता है और कुछ नया खोजने की ओर अग्रसर होता है, अग्रसर होता है, खोज की ओर अग्रसर होता है बच्चा। ठीक है, ये वाली बात। आगे आ जाओ। गणित के उद्देश्य क्या हैं, इसके सवाल कई बार बने हैं, एक दो क्वेश्चन इसके बनते ही बनते हैं, इसको बहुत ध्यान से समझ लेना। संकुचित उद्देश्य होते हैं और व्यापक उद्देश्य होते हैं। संकुचित उद्देश्य, व्यापक उद्देश्य। गणित के उद्देश्य को हम ऐसे समझ सकते हैं, एक एग्जाम्पल समझ जाता हूं मैं आप लोगों के दैनिक जीवन से रिलेटेड। संकुचित उद्देश्य और व्यापक उद्देश्य, जैसे मान लीजिए
अभी हाल शादियों का मौसम चल रहा है ना, शादियों का मौसम चल रहा है। हमें किसी के यहाँ पर कार्ड मिला और हम शादी में जा रहे हैं, तो सही बताएं घर में क्या बोलते हैं? शादी में जा रहे हैं ये बहुत कम लोग बोलते हैं, कहते हैं चलो खाना खाना है, आज शादी है। तो केवल आपका क्या है उधर जाने का मतलब? उधर जाने का आपका कोई सेंस नहीं है, सिर्फ आप खाना खाने जा रहे हैं। क्योंकि सामने वाला भी सिर्फ खाना खाने ही आया था हमारी शादी में, हम भी उसकी शादी में खाना खाने। तो बुलाया कार्ड द्वारा है सपरिवार, लेकिन हम किस लिए जा रहे हैं? सिर्फ खाना खाने जा रहे हैं। तो वो शादी संपन्न मान ली जाती कि वो लोग आए थे, खाना खा के चले गए। तो यहाँ उद्देश्य क्या है? संकुचित है। यहाँ उद्देश्य क्या है? संकुचित है। मान लीजिए आपके ही घर में शादी है, तो क्या आप ये सोचोगे यार शादी है, उस दिन खाना बढ़िया बनेगा, हम खाना खाएंगे? आपके घर में ही आपके बहन भाई की शादी हो रही, खाना तो हम खा ही नहीं पाते उसमें अपनी शादी में। थोड़ा बहुत मिल गया तो मिल गया, नहीं तो हम तो दूसरों को खिलाते रहते हैं। कितने सारे काम करने होते हैं शादी के, हर चीज बटोरनी होती है, हर चीज पे हमें ध्यान देना होता है, क्योंकि ये घर की शादी है। अब घर की शादी है तो ज्यादा एनालिसिस होगा, ज्यादा काम लगेगा, सब कुछ होगा। तो गणित में आप इसी प्रकार से समझ लो, गणित के भी कुछ होते हैं संकुचित उद्देश्य। क्या आप गणित पढ़ रहे हो तो कम से कम इतना तो कर ही लो। और व्यापक उद्देश्य ये है कि गणित अगर पढ़ रहे तो ये यहाँ यहाँ हर जगह लगना चाहिए, गणितीयकरण आपके अंदर होना चाहिए। तो संकुचित उद्देश्य और व्यापक उद्देश्य, ठीक है। चलो, संकुचित उद्देश्य में ये 4 पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं, आप चारों को देखना। संकुचित उद्देश्य मतलब समझ गए, सिर्फ खाना खाने जा रहे हैं ना, बस नाम मात्र के लिए काम बन जाए हमारा कि इतना तो कम से कम कर ही लो। तो संकुचित उद्देश्य में क्या बोला उसने? बच्चों के आर्थिक सामाजिक विकास में गणित का प्रयोग। बच्चे क्या आर्थिक मतलब कैलकुलेशन कर पाए, जोड़ घटाना कर पाए, जो मुद्रा वो देते हैं या बाजार से लेते हैं, इन सब का उनका हो जाए, सामाजिक विकास हो जाए। विद्यार्थियों के जीवन में गणित को उपयोगी बनाना, वो अपने गणित जैसे घड़ी देखना, समय देखना, दूरी नापना, इन सबको वो उसके जो दैनिक जीवन है उसमें प्रयोग में आ जाए। विद्यार्थियों को मापन, प्रतिशत, भिन्न, इन सब का प्रयोग करना सीख जाए। जोड़, गुणा, भाग आदि के बारे में अध्ययन करना। आपको बता दूं जो संकुचित उद्देश्य है उसके लिए कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक जो पढ़ाया जाता है वो संकुचित उद्देश्य ही है कि भैया आप अगर पढ़ रहे हो, आप पढ़े लिखे कहलाते हो, तो इतनी कैलकुलेशन तो आपको आनी ही आनी चाहिए। और इवन व्यवहारिक गणित 6वीं से लेकर 10वीं तक शुरू होती है, वो भी आपके दैनिक जीवन से रिलेटेड होती है। तो ये जो उद्देश्य पूरा करती है, ये वाली मेथड है, ये कहीं ना कहीं संकुचित उद्देश्य ही पूरा करती है। इसीलिए 10वीं तक की गणित क्या होती है? मान्य होती है, या फिर आपको 100% पढ़नी ही होती है। आप ऐसा नहीं कह सकते यार हम नबी की गणित नहीं पढ़ना है, हमको कोई और सब्जेक्ट दे दो। 11वीं से आप ऐसा कर सकते हैं। तो 10वीं तक की जो गणित पढ़ाई जाती है वो क्या करती है? वो संकुचित उद्देश्य ही पूरे करती है। नाउ व्यापक उद्देश्य, गणित की अमूर्तता को समझना। अमूर्तता को गणित समझना मतलब जो चीज आपके सामने नहीं है फिर भी उसकी भी कैलकुलेशन कर लेना। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए जब सबसे पहले किसी वैज्ञानिक ने सोचा होगा चांद की दूरी क्या है। अब चांद की दूरी कैसे? हमारे लिए एक प्रकार से अमूर्ति है। तारों की दूरी क्या है? अमूर्ति थी। लेकिन आज धीरे धीरे हम जानने लगे, तो गणित का कहाँ साइंटिफिक प्रयोग होने लगा, थोड़ा बड़ा हो गया। तार्किक चर्चा एवं जीवन में तर्क को महत्व देना, आपका तर्क बहुत अच्छा हो जाए, है ना। ये गणित के किसी निष्कर्ष को निकालने के लिए क्षमता का विकास करना। आप किसी भी निष्कर्ष को, कोई आपको समस्या सामने आई, आप उसको निष्कर्ष को निकालने लगे, आपसे सवाल हल नहीं कर रहे, ध्यान देना, आप नवीनता ला रहे, आप केवल सवाल को हल नहीं कर रहे कि ये सवाल है, रट्टा मान लिया। 10वीं तक क्यों इतने ज्यादा मार्क्स बनते हैं बच्चों के मैथ्स में? 100 में 100 आ जाते हैं कईयों के, क्यों? वो रट लेते हैं। वही चीज 11वीं और 12वीं में जाके और बीएससी में जाके वो गड़बड़ हो जाती है उनसे, क्योंकि अब वहां पर गणित वैसी नहीं है कि आप रट सकते हो। इतनी मोटी मोटी किताबें, 10 किताबें, अब कैसे करोगे? तो वहां फिर तर्क लगेगा, वहां चिंतन लगेगा। चूंकि उनने 10वीं तक उसको कवर ही नहीं किया तो वो गड़बड़ हो जाते हैं, निष्कर्ष निकलते ही नहीं उनसे। छोटी से बड़ी सभी प्रकार की बड़ी ही तार्किक सोच के साथ गणितीय चिंतन देखा जाए, पूरे के पूरे पॉइंट तर्क पर आधारित है, अमूर्तता पर आधारित है और चिंतन पर आधारित है, ठीक है। गणित के सामान्य उद्देश्य, अब देखो हमने संकुचित उद्देश्य देखे, सामान्य उद्देश्य। अब इसका सामान्य उद्देश्य का मतलब यहाँ पे क्या है? एक बीच का रास्ता निकाल लिया कि ना तो आप वैज्ञानिक बनो, ना ही आप डफर बनो, कहीं बीच का कुछ निकालते हैं। तो उनका कहना यह है कि आपकी जो विचार प्रक्रिया है उसमें गणितीकरण हो जाए। विचार प्रक्रिया मतलब आप कोई भी काम कर रहे हो तर्क के साथ करो, है ना, सोच विचार करके करो, कैलकुलेशन के साथ करो। कितनी बार अपन लोगों को बोला जाता है घर में भी, जब मान लो कोई अच्छा डिसीजन हम नहीं ले पा रहे होते तो अपन को बोला जाता है यार तुम्हारी गणित खराब है। तो गणित खराब है का मतलब क्या? कैलकुलेशन नहीं, आप वो तर्क ही नहीं लगा पा रहे, ठीक है। गणित बच्चों के जीवन में अनुभव का हिस्सा बने। अनुभव अनुभव लें, केवल रटे ना वो उस चीज को, है ना। तार्किक सोच, हर जगह आपको तार्किक सोच ही मिलेगा। तो अल्टीमेटली देखे जाएं तो ये हजारों नदियां हैं जो कि समुद्र में मिल रही हैं। तर्क अच्छा होना चाहिए, है ना। मूल संरचना, अंक गणित, बीज गणित, ज्यामिति, इन सब में थोड़ी सी क्या हो जाए? समझ विकसित हो जाए। तो ये जो सामान्य उद्देश्य हैं ये क्लास 10th तक के गणित में एक बच्चे के पूरे करवाए जाते हैं। इसीलिए ये क्या है? कंपलसरी मैथमेटिक्स होती है। गणित का पाठ्यक्रम में स्थान बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें जो मैंने पढ़ाई हैं वो सब उसमें कंप्लीट होती हैं, ठीक है। ये सब आप पढ़ लेना, इसमें कुछ खास ऐसा नहीं है।
अपन लोग सीधे आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे इसके। चलिए, सबसे पहला प्रश्न है, लगाइए उत्तर। हाँ जी, नमस्कार सभी को। अब कुछ क्वेश्चंस भी लगाते हुए चलेंगे हम लोग आज की क्लास में। आज का उद्देश्य मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बता दिया था, तो तैयार रहना। आज हम अपने उद्देश्य को पूरा करने वाले हैं कंप्लीटली। हाँ, गणित को अनिवार्य विषय बनाने के कारण ये तो वही है, सेम टू सेम है जो चल रहा था। अब हाँ, यहाँ से आओ क्वेश्चन से। देखो, गणित में अनिवार्य विषय बनाने के कारण मतलब क्या है, गणित को अनिवार्य क्यों बनाना? बच्चों में तर्क आए, बच्चों में एनालिटिकल अप्रोच लगे, बच्चे गणितीकरण करें, अपने आर्थिक विकास, सामाजिक विकास में उसका योगदान बने। यही कारण है उनका क्या करने का, गणित को कंपलसरी करने का। अब देखो, यहाँ पर ये क्वेश्चन है आपका, गणित में प्रश्न रखने का अर्थ क्या होता है? जैसे आप लोगों को मैं गणित पढ़ा रहा हूँ और गणित में मैंने अपने आपको एक प्रश्न रखा, आपको पूछा मैंने, तो अगर आपसे मैंने गणित में कोई प्रश्न पूछा तो उसका कारण क्या हो सकता है? विषय वस्तुओं में से प्रश्नों का सृजन करना, प्रश्नों को हल करने में असमर्थता, कक्षा में संदेह प्रस्तुत करना, प्रश्न हल करना। इस प्रश्न के माध्यम से ही आप मेरी बात समझना। अभी मैं क्या कर रहा था, आप लोगों को थ्योरी पढ़ा रहा था। मैंने कहा मैं साथ साथ में क्वेश्चन भी पूछूंगा। तो एक थ्योरी पढ़ाते पढ़ाते मैंने एक प्रश्न रखा, ये प्रश्न रखा, और देखो वही क्वेश्चन आपके सामने है। हम गणित में ऐसा करते हैं ना, हर विषय में हम ऐसा करते हैं, थ्योरी पढ़ाते हैं और फिर एक क्वेश्चन बना के देते हैं बच्चों को, चलो इसका उत्तर दो। तो ये जो प्रश्न बनाया है, इसका उद्देश्य क्या है, क्यों रख रहे हैं हम इसका, बताओ। मैंने भी अभी आपको इतना थोड़ा सा पढ़ाया, 5-10 मिनट, उसके बाद एक प्रश्न रखा। तो मैं ये प्रश्न क्यों रख रहा हूं? क्योंकि देखो, थ्योरी पढ़ते पढ़ते आप लोगों को एक बेसिक नॉलेज हो गया। अब एप्लीकेबल भी तो करना है जो हमने पढ़ा है, और पढ़ी हुई चीज को ही क्या कहते हैं हम, विषय वस्तु, जो अभी अभी मैं पढ़ा के आया मैं आपको। तो विषय वस्तु में जो मैंने अभी पढ़ाया है, मैं से प्रश्नों का सृजन करना, यही उद्देश्य होता है प्रश्न रखने का, सो दैट वो विषय वस्तु अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। जो विषय वस्तु है वो अच्छे से समझ में आ जाए, और जब तक अच्छे से समझ आ जाए, क्योंकि जब तक मैं क्या नहीं रखूंगा, प्रश्न नहीं रखूंगा, तब तक बच्चों का अपन बोलते हैं मूल्यांकन टाइप का या मापन टाइप का नहीं हो पाएगा, और ये बहुत जरूरी है, बगैर उसके काम नहीं होगा। बाकी ऑप्शन इसमें गलत है। प्रश्नों को हल करने में असमर्थता, ऐसा नहीं है कुछ भी, संदेह नहीं है, प्रश्न हल करना ये सब कुछ भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृश्य श्रव्य मतलब जो देखे जा सके और सुने जा सके, है ना। शिक्षण, टीचिंग एड, जो शिक्षण सहायता सामग्री जो होती है। प्रयोग निम्न में से कौन सा आधार महत्वपूर्ण है? ज्ञानेंद्रियों का संबंधित ज्ञान से साक्षात्कार, आकर्षण एवं रुचिपूर्ण स्पष्टीकरण, कम समय में ज्यादा ज्ञान, अध्यापक को ज्ञान स्पष्ट करने में सहायता। दृश्य श्रव्य, दृश्य श्रव्य का मतलब यह है कि आप देख भी पा रहे, सुन भी पा रहे। अभी जैसे आपको मैं यहां पर दिख भी रहा हूं और सुनाई भी दे रहा हूं, तो यहां पर क्या हो रहा है, आकर्षण एवं रुचिपूर्ण स्पष्टीकरण, आकर्षण एवं रुचिपूर्ण स्पष्टीकरण, ऐसे में अच्छा लग रहा है ना, रुचिपूर्ण स्पष्टीकरण, ठीक है। कम समय में ज्यादा ज्ञान, ये हो रहा है। अध्यापक ज्ञान स्पष्ट करने में सहायता हो रही है, जैसे मुझे आपको पढ़ाने में, ऐसा देखा जाए तो ये तो नहीं होगा दृश्य सब, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अब मैं यहाँ पर एक वीडियो चला दूं और वीडियो के माध्यम से आपको कुछ समझाने का प्रयास करूं, तो ये है क्या? अब यहां पर आप लोग गड़बड़ी कर रहे हैं, क्योंकि दृश्य और श्रव्य दो दो चीजें हैं, तो यहां पर इंद्रियों का प्रयोग हो रहा है। किसका प्रयोग हो रहा है? इंद्रियों, और इनको हम क्या कहेंगे? ज्ञान इंद्रियां। तो ज्ञान इंद्रियों का संबंधित ज्ञान से, संबंधित ज्ञान जो मैं पढ़ा रहा हूं उसकी मैंने आपको एक वीडियो दिखाई या एक मूवी क्लिप दिखाई, तो ज्ञान इंद्रियों का संबंधित ज्ञान से साक्षात्कार करवा रहा हूं, मैं आपको दिखा रहा हूं कि मैं जो पढ़ा रहा था उसको इस वीडियो के फॉर्म में आप देखो, देखो ऐसा ऐसा होता है। फॉर एग्जाम्पल, छोटे बच्चों को, अभी जापान में आपने देखा होगा एक रील बहुत फेमस चल रही है, उनको एक्सीडेंट करना दिखाया, बच्चों को स्टेडियम में बिठाया, स्टेडियम मतलब एक जगह बिठाया, एक कार को बहुत तेजी से करा और एक डेमो बच्चा बनाया उन्होंने, उस डेमो बच्चे को एकदम से क्रॉस करवाया और कार से उसको हिट करवाया। सारे बच्चे एकदम डर गए, एकदम खड़े हो गए, ये क्या हुआ। और यही चीज जब वो क्लास में कराते या बोलते,
तो बच्चे को इतना समझ में नहीं आता, बच्चा दौड़ लगाता बीच मार्केट में। तो बीच मार्केट में बच्चा दौड़ ना लगाए इसलिए एक डेमो दिया गया, उनको देखा भी, उन्होंने सुना भी और समझा भी कि एक बच्चा डेमो वाला बाहर आया, मतलब डेमो बच्चा एक मतलब प्लास्टिक का पुतला टाइप का बनाया, एकदम से उसने क्रॉस किया, वहां से कान ने एकदम हिट किया, सारे बच्चे डर गए। तो उससे एक बात वो सीख गए कि हमें कभी भी बीच रोड में इस तरीके से नहीं दौड़ना। तो ज्ञानेंद्रियों का संबंधित ज्ञान से क्या करवाया गया, साक्षात्कार करवाया गया। आ रही बात समझ में? तो उनकी जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनसे साक्षात्कार करवाने के लिए हम दृश्य श्रव्य दोनों का क्या करते हैं, प्रयोग कर लेते हैं। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, गणित शिक्षण के लिए पाठ्य योजना का निर्माण आवश्यक है। पाठ्य योजना, आप लोगों को जैसे ही मैंने क्लास स्टार्ट की थी मैंने कहा था भाई सुनो, आज हमारी जो आज की जो मैराथन है उसका कुछ उद्देश्य है। जो टीचिंग जो पढ़ाने के लिए मैंने आज जो सीट बनवाई है आप लोगों के लिए, ये आप लोगों को ये चीजें आज सिखाएगी। तो ये जो योजना बनाई मैंने, ये मेरी पाठ्य योजना ही है। तो इसका निर्माण क्यों जरूरी है? मैं यूं ही उठ के आ जाता, कुछ भी पढ़ा के चला जाता, कुछ भी डिटेल ना होता, ना ही कुछ उसका सीक्वेंस होता। तो उसका उद्देश्य क्या है? अब देखो, आप चारों ऑप्शन पढ़ोगे आपको खुद समझ में आ जाएगा क्या उत्तर लगाओगे। शिक्षक को पाठ याद होता है, विषय वस्तु का विकास मुख्य व्यवस्थित ढंग से किया जाता है, छात्रों की कमजोरियों का पता लगाना होता है, गुण अध्ययन करवाया जाता है। सीटेट के लिए बिल्कुल पढ़ सकते हैं बेटा, इनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन सीटेट के आए हुए क्वेश्चन है। हर बच्चे को यहां समझ में आना चाहिए उत्तर, क्योंकि जो मैंने समझाया है यहाँ क्लियरली समझ, दौड़ लगा रहा है वो कि भैया हमको लगा दो। मैंने आपको इस क्लास को आज पढ़ाने के लिए इस क्लास को डिजाइन करवाया, तो ये मेरी पाठ्य योजना ही तो हुई। ये मैंने ऐसा क्यों करवाया बताओ? आपकी कमजोरी पता करने के लिए करवाया क्या? आप ही सोचो, अपने हिसाब से दिमाग लगाओ थोड़ा सा, क्या आपकी कमजोरियों का पता करने के लिए करा? बिल्कुल नहीं। फिर टेस्ट लेता अगर कमजोरी ही पता करनी है मुझे तो। विषय का गुण अध्ययन कराया जा सके, ये हो सकता है आपको लगे कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ा पाओ, गुण अध्ययन इसलिए पाठ्य योजना बनाओ, तो वो तो मैं रोज ही कोशिश करता हूं कि अच्छा पढ़ाऊं आप लोगों को। तो ये भी यहां पर गड़बड़ है ना, कॉम्प्लिकेटेड आंसर है। शिक्षक को पाठ याद होता है। पाठ्य योजना मतलब अगर मैंने पाठ्य योजना कर ली, मतलब मैं पहले से पढ़ के आया, तो मुझे याद रहेगा, पढ़ाना आसान होगा। तो एक हद तक ठीक भी है। आप लोग भी जब शिक्षक बनोगे तो स्टार्टिंग में आपको पढ़ के जाना होगा, पढ़ के जाओगे तो आपको याद रहेगा, याद रहेगा तो बच्चों को पढ़ाओगे। लेकिन ये तो एक प्रकार से ऐसा हुआ ना कि शिक्षक रट के आया और बच्चों के ऊपर उड़ेल दिया, फिर रट के आया। तो पाठ्य योजना इसलिए थोड़ी बनाई गई, पाठ्य योजना व्यवस्थित रूप से पढ़ाई हो सके इसलिए बनाई गई कि अगर मान लीजिए आज मुझे आपको शिक्षण विधियां पढ़ानी है, तो शिक्षण विधियों को मुझे व्यवस्थित रूप से लिखना पड़ेगा, गुण उनके, दोष उनके, परिभाषाएं उनकी। ये जब मैं लिखूंगा तो आपको व्यवस्थित ढंग से समझ में आएगी। मान लो मैं एक लाइन आगमन की लिखूं, अगली विश्लेषण की लिखूं, फिर अगली खोज विधि की, फिर निगमन की, एक एक लाइन ऐसे पढ़ाऊं तो पूरा का पूरा खिचड़ी बन जाएगा, आपसे नहीं बनेगा। जबकि मैं पढ़ाऊंगा हर चीज सही, लेकिन समझ में वो जब ही आएगी जब वो व्यवस्थित ढंग से की जाएगी। तो सिंपल सी बात है, यहां पर उत्तर क्या होगा? बी। ये चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि भैया हम आंसर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अनुपस्थिति रोकी जा सकती है। बच्चों की अनुपस्थिति रोकनी है कहां पर? स्कूल में। ये वो प्रश्न है जो गणित शिक्षण से मतलब नहीं रखता। ये आपका कोई भी, चाहे हिंदी पेडागोजी हो, मैथ्स पेडागोजी हो, किसी भी विषय की पेडागोजी हो, सबके लिए एक जनरल क्वेश्चन है। इसके लिए कोई मतलब नहीं है मैथ्स के लिए, है ना। तो यही क्वेश्चन मैंने आपको स्टार्टिंग पढ़ाया। तो मान लो बच्चा नहीं आ रहा तो हमें क्या करना, कैसे रोक सकते हैं? उसे पढ़ाऊं तो रुक जाएगा वो, उसे दंड दूं तो रुक जाएगा, उसे रोज मिठाई खिलाऊं तो रुक जाएगा, और अभिभावक को माता पिता से संपर्क करूं, उसके माँ बाप से जाके बोलूं कि भैया बच्चा क्यों नहीं आ रहा है आपका, बताएं आप। किस हिसाब से हम बता सकते हैं? ये उत्तर आप लोगों को पक्का क्या करेगा, क्या करेगा, कंफ्यूज करेगा। आया हुआ सीटेट का क्वेश्चन है बेटा, आया हुआ क्वेश्चन है। 90% बच्चे इसको गलत लगाते हैं, क्योंकि अभी मैं कुछ पढ़ा के आया हूं और इसके जस्ट अपोजिट पढ़ा के आया हूं, तो उस हिसाब से आपको लगेगा ये तो गलत है। पहली बात, क्या रोक रहे आप? पढ़ना नहीं रोक रहे। जैसे उसने कहा शिक्षा के द्वारा, सही बात है, शिक्षा के द्वारा अनुपस्थिति रोकी जा सकती है। तो भैया शिक्षा किसको दे? भूत को। आ ही नहीं रहा है वो बंदा। जैसे आप लोग अभी पढ़ रहे हो तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अब जो बच्चा यहां आया ही नहीं है उसे इस शिक्षा का क्या ही प्रभाव पड़ेगा? यहां पर अभी जो उपस्थित है बच्चों, मैं उन्हीं को पढ़ा सकता हूं ना। अब जो आ ही नहीं रहा है, वो शिक्षा जब पढ़ ही नहीं रहा है तो उसके द्वारा अनुपस्थिति रोकी कैसे जाएगी? तो कहीं ना कहीं शिक्षा के द्वारा अनुपस्थिति के लिए उसे शिक्षा लेने आना पड़ेगा, और लेने आ गया तो अनुपस्थिति तो गया। तो ये उत्तर जो लोग लगा रहे गलत है। दंडित करना तो एनसीएफ ने बंदी करवा दिया, नहीं तो सबसे अच्छा तरीका तो यही था, दंड करो, नहीं आया उठा के कूट दो।
इतना कूट दो अगली बार उसको भूत उठ के आए। अब मैं कह रहा हूं उसको क्या, उसके घर वालों को भी जाके कूट दो, सुना दो दो चार बातें, मतलब खुद घर वाले आए छोड़ने के, लो गुरुजी आ गया, सबसे अच्छा तरीका ये है। लेकिन अब हमें रोक दिया गया इसके लिए, तो हम नहीं ले सकते। नहीं तो मैं सच में भी लेता, मिठाई देकर नहीं, उनकी तबीयत खराब हो जाएगी, हम ये नहीं दे सकते। अभिभावक को माता पिता से मिलना पड़ेगा कि भैया आपका बच्चा आ क्यों नहीं रहा है, क्योंकि भेज तो माता पिता रहे ना। आपको ये लगेगा कि यार माता पिता से संपर्क नहीं करूं। एक बात बताओ, जैसे मान लीजिए आज मेरी क्लास में एक बच्चा नहीं आ रहा है, तो मैं किससे पूछूं? भगवान से, दीवारों से पूछूं, रोड से पूछूं? उसके माँ बाप से पूछना पड़ेगा आपका बच्चा काहे नहीं आ रहा भाई। ठीक है, सो उत्तर क्या होगा? डी, अभिभावकों से। बिल्कुल सही है, संपर्क हमें किससे लगाना पड़ेगा? माता पिता से। बच्चे इस क्वेश्चन का उत्तर देते हैं ए, शिक्षा के द्वारा। तो अरे शिक्षा दोगे तो उसको ना, जो आएगा, जो आ ही नहीं रहा उसको शिक्षा दोगे कैसे? नेक्स्ट वन, अगला प्रश्न। गणित विषय में समस्याओं को हल करने के अलावा उनको अभ्यास करने पर अधिक बल दिया जाता है। हाँ, जिससे छात्र क्या करते हैं? पहले तो इस प्रश्न को समझो, क्या बोल रहा हूं? गणित शिक्षण में समस्याओं को हल करने के अलावा, मतलब हल तो कर लिया, साथ ही साथ क्या किया? अभ्यास करवाया। मतलब पहले उसने हल करना सीख लिया और फिर कहा चलो ये 40 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन है, इसका अभ्यास करो। ऐसा करते हैं ना हम लोग। जैसे मान लीजिए मैंने आपको क्या करा, आपको परसेंटेज पढ़ाया, तो जब पढ़ाया तो आपने हल करना सीख लिया। अब मैं कहूंगा भैया 100 क्वेश्चन की सीट लगाओ, तो अभ्यास करेंगे। तो ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? पढ़ें ऑप्शन। नए सूत्रों को समझ सकें तथा अनुप्रयोग में दक्ष हो सकें, गणना संबंधी कौशल में निपुण हो जाएं, नई धारणाओं को स्पष्ट कर सके, ज्ञान की नई परिस्थिति में लागू करना सीखें। सामने उत्तर आ रहा है इसका, लेकिन अगर आपको इसका पता हो तो समझ में आएगा। देखो, सबसे पहली बात तो यह है कि आप लोगों को एक बात अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि जो अभ्यास होता है वो होता क्या है। अभ्यास, अभ्यास जो है वो है क्या? देखो, एक तो हल करना और एक अभ्यास, एक हल करना और एक अभ्यास। पेन बदल लेता हूं यार, है ना, या ऐसा कहें कि समझना और अभ्यास करना। तो हम जब पढ़ाते हैं तो हम पढ़ाते क्यों हैं? पढ़ाते क्यों हैं? बच्चा समझे, बच्चा इसमें तर्क लगाना सीखे। जब हम पढ़ाते हैं बच्चा नए फॉर्मूला सीखे, है ना, सीखे। बच्चे नए कंसेप्ट सीखे। जब हम पढ़ाते हैं हम इसलिए पढ़ाते हैं, मैं पढ़ा रहा हूं आपको, ये करा रहा हूं, तर्क सिखा रहा हूं, समझा रहा हूं, नए फॉर्मूले समझा रहा हूं, नए कंसेप्ट समझा रहा हूं, है ना। नई अवधारणाएं, अवधारणा मतलब कंसेप्ट ही होते हैं, नवधारणाएं, है ना। नई अवधारणा, ये वही है, कंसेप्ट लिख लो या अवधारणाएं लिख लो, है ना। नई अवधारणाएं सीखे, है ना। तो कुछ भी नया सीखे, है ना, कुछ भी नया। तो फिर ये क्या है? हाँ, सूत्रों का प्रयोग सीखे, ये भी है, सूत्रों का प्रयोग सीखे, ये भी यहीं पर है। अभ्यास में क्या है? अभ्यास में जो आपने यहां सीख लिया उसकी सिर्फ गणना करना सीखे, है ना, सीखे। दूसरा, गणना तीव्रता से सीखे, ठीक है, सीखे। कमियां या फिर जो गलतियां हैं, गलतियों को जाने, अभ्यास करेगा, नहीं बनेगा तो उससे गलतियां पता चलेगी। ये सब काम अपन लोग क्या करते हैं? अभ्यास में करते हैं। तो यहां पर अगर अपन बात करें तो देखना सारे ऑप्शन, ज्ञान की नई परिस्थिति में लागू करना, तो लागू करना बच्चा घर जाके थोड़ी सीखेगा। लागू करना तो मैं सिखाऊंगा ना, सिखाना ही पड़ेगा। लागू करना वो घर जाके थोड़ी सीखेगा, लागू करना तो उसे कक्षा में सीखना पड़ेगा, मैं सिखाऊंगा। तो अभ्यास से अगर यही हो जाता तो सब एकलव्य ना हो जाते। तो यहाँ एकलव्य वाली कहानी नहीं है, अर्जुन वाली है। अर्जुन सीखेगा फिर अभ्यास करेगा। नई अवधारणा घर जाके थोड़ी सीखेगा, फिर स्कूल काय के लिए खोले, मैं काय के लिए पढ़ा रहा हूं, यस और नो। नए सूत्रों को समझने के लिए हम है ना जिंदा, आपको थोड़ी समझना अभ्यास के द्वारा।
आपको सिर्फ और सिर्फ अभ्यास में क्या सीखना है, गणना संबंधी कौशल में निपुण हो जाएं। आप जो गणनाएं कर रहे हैं उस क्वेश्चन की, वो कहीं ना कहीं आपकी अच्छे से बनने लगे आपसे, सिर्फ इसलिए अभ्यास दिया जाता है। हल करना तो मैंने सिखा दिया, लेकिन हल करने में जो गणना हो रही है, कैलकुलेशन हो रही है, वो आपकी अच्छे से हो जाए, इसलिए मैं आपको क्या दूंगा, अभ्यास प्रश्न दूंगा। इसलिए मैं आपको क्या दूंगा, अभ्यास प्रश्न दूंगा। हाँ जी, राधे राधे। चलो बढ़िया। गणित के नियम व निष्कर्ष कैसे होते हैं, हर जगह मान्य होते हैं। क्या होते हैं, हर जगह मान्य होते हैं। और इसको अंग्रेजी में यूनिवर्सल बोलते हैं, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हर जगह मान्य होते हैं। हर जगह मान्य होते हैं, हर परिस्थिति में मान्य होते हैं, है ना, हर जगह मान्य होते हैं। और ये भी कह सकते हैं हर परिस्थिति में मान्य होते हैं, ती में मान्य होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं, मतलब सार्वभौमिक होते हैं। तो बी आंसर है ना। तो ये बड़ा आसान है, आया था ये क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसमें एक ऑप्शन और था, सॉरी माय मिस्टेक, इसमें वस्तुनिष्ठ भी लिखा ना, वस्तुनिष्ठ और सार्वभौमिक, तो सी लगाऊंगा, है ना। सार्वभौमिक भी होते हैं, वस्तुनिष्ठ भी होते हैं, वस्तुनिष्ठ भी होते हैं, दोनों होते हैं ना। वो तो मैंने इसको देखा नहीं बेटा, मैंने बस वो देखा ऊपर वाला, उसी को लगा दिया। वस्तुनिष्ठ भी होते हैं और सार्वभौमिक भी होते हैं, दोनों होते हैं, सार्वभौमिक भी वस्तुनिष्ठ भी। तो उत्तर लगेगा सी, बी नहीं। हाँ जी, चलो नेक्स्ट, अगला। ये यही मैं बता रहा था अभी, एनसीएफ 2005 का एक प्रश्न आपके सामने है। एनसीएफ 2005 अधिगम के रचनावादी उपागम पर बल देती है, क्योंकि वह रचनावादी उपागम, मैंने कई दिन से पढ़ाया आपको। हाँ सी, ठीक है ना, मैंने क्या सी को पढ़ा नहीं, मैं सिर्फ सार्वभौमिक को देखा और लगा दिया था। अब देखो, एनसीएफ 2005 अधिगम के रचनावादी उपागम पर बल देती है, क्योंकि वह क्या है। पहली बात तो आपको यह समझना है रचनावादी उपागम कहा क्या होता है। मैं 2-3 दिन लगातार एम्फेसिस ऑन कंस्ट्रक्टिव अप्रोच टू लर्निंग, बिकॉज रचनावादी उपागम जो होता है बच्चा, इसमें क्या होता है, विद्यार्थी अपने अपने मन से भी कुछ करता है ना, आपकी भाषा में समझा रहा हूं, कुछ करता है। रचनावादी उपागम का मतलब यहां पर सीधा सीधा ये है कि बच्चा केवल रटा रटाया या जैसा शिक्षक ने बोल दिया वैसा ना करे, अपना खुद का लॉजिक भी लगाना शुरू करे, है ना। रचनावादी हो, क्रिएटिव हो। क्रिएटिव समझते हो, कितनी बार मैंने आपको समझाई इस वाली बात को। क्रिएटिव होने का मतलब ये होता है, जैसे आप रोजाना रोटी और सब्जी बनाते हो, ठीक है, लेकिन एक सब्जी आप पर सीख लिया आपने बनाना, लेकिन आज आपने उसको थोड़ा और कुछ अलग तरीके से क्रिएट किया, अलग तरीके से सजाया, तो कहीं ना कहीं आपने अपना दिमाग लगाया। तो इसको रचनावादी उपागम एक विद्यार्थी के उसके लिए लिया जा सकता है। तो यहां पर क्या है, शिक्षक द्वारा प्रभावी व्याख्यान अनुदेशन। एनसीएफ 2005 कहती है भैया बच्चे को ऐसे पढ़ाओ कि वो अपना दिमाग लगा सके, लॉजिक लगा सके, क्योंकि वह किस पे बल दे रही है। अब देखो, शिक्षक द्वारा प्रभावी व्याख्यान और अनुदेशन पे, परिभाषा और सूत्रों को याद करने पर, नियमित गृह कार्य करने पर, या गतिविधियों में शामिल करते हुए शिक्षार्थियों को सक्रिय भागीदारिता। आपको हर एक को इसका उत्तर बनना चाहिए क्योंकि इसका उत्तर फिर चिल्ला के बोल रहा है कि भैया हम होंगे। कोई भी ऐसा नहीं है कि इसका उत्तर गलत बताओ। शिक्षक द्वारा प्रभावी व्याख्यान और अनुदेशन, देखो मैंने क्या बोलना, बच्चा विद्यार्थी अपने मन से कुछ करे, और यहां तो पहले ही शिक्षक द्वारा करवा रहे हो तो गलत हो गया। परिभाषाओं सूत्र को याद करना, रटना है, रटना एनसीएफ कभी नहीं मानेगा, मना कर दो। नियमित गृह कार्य जमा करो, डेली सबमिशन, रेगुलर होमवर्क, तो ये तो एक प्रकार से बर्डन हो गया, बर्डन के साथ नहीं पढ़ाना अपने को। यहां उत्तर होगा गतिविधियों में शामिल करते हुए, बच्चों को कुछ गतिविधियों में शामिल करते हो, शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारिता। शिक्षार्थियों की देखो, एक शिक्षक की भागीदारिता और शिक्षार्थियों की, तो अगर बच्चे की भागीदारिता रहेगी, बच्चों को बोलने का मौका मिलेगा, बच्चों को कुछ करने का मौका मिलेगा, तभी तो उसे क्रिएटिविटी कहेंगे। मतलब यहां पर सीधी बात है, मौका देना किसको, विद्यार्थी को मौका देना। जैसे मान लीजिए मैंने कोई प्रश्न लिखा और मैंने कहा चलो इस क्वेश्चन का उत्तर आप लोग बताओ, आप लोगों ने उत्तर देना शुरू कर दिए, बात समझ रहे।
आप लोगों ने सामने कमेंट देना शुरू कर दिए, मैंने कहा ऐसा क्यों दिया, आपने उसके उत्तर देना शुरू कर दिए, फिर मैंने बताया। तो ये देखा जाए कहीं ना कहीं रचनावादी उपागम में कुछ हद तक आ सकता है। नेक्स्ट, गणित शिक्षण के लिए पाठ योजना का निर्माण आवश्यक है। ये तो अभी अभी हो गया, शायद मेरे ख्याल से रिपीट हो रहे होंगे ये क्वेश्चंस। आगे बढ़ते हैं। वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है। ये आप आते ही मैंने सबसे पहली भूमिका इसी प्रश्न की बनाई थी। जिन लोगों ने सबसे पहले ज्वाइन किया हो स्टार्टिंग से ही, मैंने सबसे पहले जो भूमिका बनाई थी वो इसी प्रश्न की बनाई थी। बताएं क्या होगा, ये मेरा कौन सा उद्देश्य है। मैंने कहा था आज हम पूरा करेंगे, आज हम कौन सा उद्देश्य पूरा करेंगे। बताएं। सांस्कृतिक उद्देश्य है, जैसे मान लो आज मैं आया आपको पढ़ाने के लिए, तो मैं कौन सा उद्देश्य पूरा कर रहा हूं जो इस कक्षा में खत्म हो जाएगा। सांस्कृतिक उद्देश्य पूरा होगा, मेरा शैक्षणिक उद्देश्य पूरा होगा, सामाजिक उद्देश्य पूरा होगा, कि सारे होंगे। तो भाई जो मैं पढ़ा रहा हूं, ये मेरा आज का जो उद्देश्य वो है शैक्षणिक उद्देश्य या शिक्षण उद्देश्य, यही उत्तर होगा। ये मैं पूरा करके जाऊंगा आज, है ना। शिक्षण उद्देश्य हमारा आज पूरा होगा। आ रही क्या बात समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। नेत्रहीन विद्यार्थियों के लिए ब्रेल लिपि का प्रतिपादन लुई ब्रेल ने, है ना, उनके नाम पे ही है, तो ये लगाना आप लोगों की बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। व्यक्तिगत भेदभाव की समस्या है, मेधावी छात्र को, पिछड़े छात्रों को, सामान्य छात्रों को, या ये सभी, बताओ। ये भी हो सकता है आप लोग थोड़ा सा गड़बड़ करो। पहली बात तो आप इस शब्द को समझो, व्यक्तिगत भेदभाव का मतलब क्या है। व्यक्तिगत भेदभाव कैसे हो सकते हैं? जेंडर वाइज हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, है ना। व्यक्तिगत भेदभाव जेंडर वाइज हो सकते हैं, आपके सोशल, आप किस तरीके से किस समाज से आते हो उससे हो सकता है ना। मॉनेटरी बेस पे हो सकता है, आपके पास पैसा क्या है इसके बेसिस पे हो सकता है, ठीक है। आपकी जो भी संस्कृति है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उसके ऊपर भी हो सकता है। किसी भी चीज पर भेदभाव हो सकता है। भेदभाव का क्या ही मतलब है, जिसको करना होगा वो कैसे भी कर सकता है भेदभाव। तो ये भेदभाव जो है, व्यक्तिगत भेदभाव जो है, वो किन किन छात्रों को एक प्रकार से देखा जाए समस्या खड़ी होती है, किन छात्रों को होती है। व्यक्तिगत भेदभाव जो है, कौन कौन से ऐसे छात्र हैं जो जरूर होते हैं। देखो मैं बताता हूं। यहाँ पर कुछ बच्चे ये सोचते हैं व्यक्तिगत भेदभाव ऐसा है जो कम पढ़ रहा है या ज्यादा पढ़ रहा है। कम पढ़ रहा है ज्यादा पढ़ने से कुछ नहीं। जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, वो तो बहुत अच्छा पढ़ते थे, लेकिन व्यक्तिगत भेदभाव हुए उनके साथ, बिल्कुल हुए, 100% हुए। ऐसे कई और विद्यार्थी जो गरीबी गरीबी थे और बच्चे थोड़े पैसे वाले थे, उनसे भी भेदभाव हुआ। ऐसा विद्यार्थी जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहा था, एकदम ही खराब था, उसकी हालत पिछड़ा पिछड़ा विद्यार्थी था, बिल्कुल नहीं पढ़ाई करता था, उस पे उसको भी भेदभाव का। गोरे और कालों का भी भेदभाव हुआ। तो भेदभाव का अर्थ यहाँ पर यह है, अच्छे पढ़ने और बुरे पढ़ने से कुछ भी नहीं। अच्छे पढ़ने वाले भी भेदभाव क्या करता है, दिखता है उसको जेंडर वाइज, लड़के और लड़कियों, लड़कियों को बोला जाता है आप अच्छे से गणित नहीं लगा सकते हो, ये भी भेदभाव होता है। तो यहाँ अच्छा पढ़ना या बुरा पढ़ना भेदभाव नहीं है। यहाँ भेदभाव मतलब कौन कौन फील कर रहा है, सब करते हैं, चाहे मेधावी हो, पिछड़े हो या सामान्य हो, हर एक के साथ भेदभाव है। ऐसा नहीं है कि केवल पिछड़े विद्यार्थी। यहाँ पे धार्मिक पिछड़ापन नहीं है, यहाँ पढ़ने से ही पिछड़ापन का मतलब है ना। मेधावी मतलब जो बहुत अच्छा पढ़ते हैं, और सामान्य मतलब जो ठीक है, ना बहुत अच्छा ना बहुत ज्यादा बुरा। तो सबको भेदभाव क्या करता है, ठीक है। एक बार पीछे जाके देख लो ना 9 नंबर। आ जाओ। अंक गणित शिक्षण का महत्व क्या है। अंक गणित जहां हम अर्थमेटिक पढ़ते हैं, अगर समझ में नहीं आया हो 9 नंबर तो समझा दूंगा, बाकी तो आप पीछे करके देख सकते हो इसको। वर्ग 3 वालों के लिए 15 नंबर की और वर्ग 2 वालों के 10 नंबर तक की आएगी। अंक गणित शिक्षण का महत्व क्या है, 10 नंबर से भी ज्यादा ही आएगी। अगर पेपर 1 और पेपर 2 दोनों मिला लिया जाए तो कम से कम नहीं तो 20 नंबर तक की पेडागोजी आएगी वर्ग 2 वालों के लिए, और वर्ग 3 के लिए तो फिक्स है 15 नंबर। देखो, अंक गणित शिक्षण का महत्व क्या है। व्यवहारिक उपयोगिता के लिए, घरेलू कार्य के लिए, व्यवसाय तथा मजदूरी के लिए, या उपयुक्त सभी। तो हम अंक गणित का मतलब क्या होता है, अंक गणित अपने आप में, जो ये अंक गणित है समझना, अंक गणित जो है, अंक गणित का दूसरा नाम ही क्या है, अंक गणित का दूसरा नाम ही है व्यवहारिक गणित। व्यवहारिक गणित, व्यवहारिक गणित मतलब जो रोज
रोजाना की गणित, रोजाना की या रोजाना जीवन में लगने वाली गणित, रोजाना गणित है, रोजाना की गणित है ना, आपके बस शब्दों में समझा रहा हूँ, जो रोजमर्रा की जीवन में लगती है ना, जीवन में लगने वाली व्यवहारिक गणित। तो व्यवहारिक उपयोग है, अब व्यवहारिक है तो घरेलू भी तो व्यवहारिक होता है, व्यवसाय भी व्यवहारिक होता है। सो हम तो उत्तर क्या लगाएंगे यहाँ पर, डी। सब जगह हमें क्या हो, गणित का प्रयोग करना सीखना है, अंक गणित का। ठीक है, नहीं आया है 9 नंबर, है ना। चलो 9 नंबर समझ में नहीं आया तो एक बार 9 नंबर पे आ जाते हैं। ये क्या दिक्कत है इसमें, वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है। आप कभी स्कूल में पढ़ाने जाओ, मान लीजिए उस क्लास में आपने आज सोचा कि आप फैक्टर पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे, फैक्टर पढ़ाएंगे बच्चों को, गुणनखंड विधि पढ़ाएंगे। आपने टॉपिक डाला और जब आपका क्लास एंड हुआ तो हर बच्चे से फैक्टर निकालना बन गया। आपने फैक्टर का सोचा कि फैक्टर पढ़ाऊंगा मैं आज। अब बच्चों को अभी तक बिल्कुल जानकारी नहीं थी कि व्हाट इज फैक्टर, लेकिन जैसे ही आपकी क्लास एंड हुई तब तक हर बच्चे को पता था कि फैक्टर क्या होता है। तो ये क्या हुआ, आपका उद्देश्य पूरा हो गया। जैसे मान लीजिए मैंने उद्देश्य किया कि भाई आज मैं आप लोगों को शिक्षण विधियां पढ़ाऊंगा और आपको बिल्कुल विधियां नहीं आती थी, और जैसे ही मेरी क्लास एंड हुई आपको विधियां आने लगी, तो मेरा कौन सा उद्देश्य पूरा हो गया, शैक्षणिक उद्देश्य पूरा हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट। गणित अध्ययन से बालकों में तर्कपूर्ण, निश्चित एवं क्रमबद्धता से सोचने की शक्ति का विकास होता है। सही है, बिल्कुल होता है। उक्त तथ्य गणित शिक्षण के किस सामान्य उद्देश्य की पूर्ति करता है। अभी मैंने तीनों उद्देश्य पढ़ाए थे आपको, सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य और संकुचित उद्देश्य। यहां सामान्य उद्देश्य की बात हो रही है। तो गणित अध्ययन से बालकों में तर्कपूर्ण, निश्चित एवं क्रमबद्धता से सोचने की शक्ति का विकास होता है। ठीक है, उक्त तथ्य गणित शिक्षण के किस सामान्य उद्देश्य, कौन सा, व्यवहारिक के लिए बात हो रही है, ये सांस्कृतिक के लिए बात हो रही है, ये खेल मनोरंजन के लिए हो रही है, अनुशासनात्मक उपयोगिता के लिए हो रही है, बोलो। माइनस मार्किंग थोड़ा मुश्किल है बेटा, अभी तो मुझे नहीं लगता कि रहेगी, अगर आ गई तो कुछ कह नहीं सकते हैं। प्रपोजल है, बाकी अभी प्रपोजल फाइनलाइज नहीं हुआ है, तो इस पर कोई चर्चा हम नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है, ये गलत होगा क्योंकि इसमें आपको चारों ऑप्शन को पहले अच्छे से समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं ऑप्शन समझा देता हूं आपको। व्यवहारिक उपयोगिता का मतलब क्या है, व्यवहारिक उपयोगिता का मतलब यह है कि आपने गणित सीखी और आप घड़ी देखना सीख गए, आपने गणित सीखी आप दूरी नापना सीख गए, आपने गणित सीखी आप दूध लेना, सब्जी लेना, बैंक में जाना, प्लस माइनस गुणा भाग करना सीख गए, ये व्यवहारिक उपयोगिता हुई। ठीक है, आपने गणित सीखी, आपने घर में कुछ काम ऐसा किया या काम लगवाया, मजदूर लगवाया, आप ये समझ गए ये काम कितने दिनों में होगा, कितना पैसा इन लोगों को देना है, सैलरी देना सीख गया, तो व्यवहारिक उपयोगिता हुई। कल्चरल यूटिलिटी, आपने गणित अध्ययन किया और कल्चरल यूटिलिटी मतलब ये होता है कि आप जिस कल्चर से आते हो वहां कहीं ना कहीं जो व्यवहारिक गणित है उसका प्रयोग करना सीख गए आप। आपको पता है किस तरीके से, मान लीजिए आपके अंदर कुछ गुणों का विकास हुआ, आप झूठ बोलना बंद कर दिया, आपने तर्कपूर्ण सोच रखने लगे, आप ये सब करने लगे, है ना। खेल व मनोरंजन के लिए आप कहीं ना कहीं गणित का प्रयोग कहाँ करने लगे, अपने खेल और मनोरंजन में, है ना। खेल और मनोरंजन में आपका बड़ा विकास होने लगा क्योंकि आपकी गणित अच्छी हो गई। अनुशासनात्मक उपयोगिता, अनुशासनात्मक उपयोगिता का मतलब यह है कि आप अनुशासन में रहकर काम करना सीख गए, अनुशासन में रहकर आप काम करना सीख गए। अब पढ़ो ऊपर के इस स्टेटमेंट को। उसने कहा गणित अध्ययन से बालकों में तर्कपूर्ण, निश्चित एवं क्रमबद्धता से सोचने की शक्ति का विकास होता है। मतलब आप कुछ ना कुछ ऐसा हो गया, आप में बदल गए आप, है ना, आप बदल गए। ऐसा होता है ना, जब कभी हमारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आता है जिसके संपर्क में आते ही हमारा पूरा जीवन बदल गया। कितने लोग होते हैं जिनको गुरु मिल गए, किसी को कोई मिल गया ऐसा, उसने पूरा जीवन ही बदल दिया। पहले बहुत सारी गलत आदतें थी उसके अंदर, लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति उसके जीवन में आया वो एकदम ट्रैक पर आ गया। तो बच्चा क्या कर रहा है, तर्कपूर्ण सोच रहा है, निश्चित सोच रहा है, क्रमबद्धता से सोच रहा है, कहीं किसी प्रकार की कोई मिस्टेक नहीं कर रहा है। तो ये व्यवहारिक उपयोगिता नहीं है, सांस्कृतिक उपयोगिता नहीं है, खेल और मनोरंजन नहीं है, ये अनुशासन है। ये क्या है, अनुशासन है। एक्चुअल में ये बात की जा रही है डी पॉइंट के लिए। विद्यार्थी के बीच, या विद्यार्थी क्या कर रहा है, एक तर्कपूर्ण तरीके से, जैसे मान लीजिए उसके अंदर तर्क ऐसा आ गया कि भाई सुबह 5 बजे उठना चाहिए, क्योंकि सुबह 5 बजे उठने पर
हमारा पूरा दिन बड़ा अच्छा बीतता है। और सुबह 10 बजे उठने पर ना तो स्कूल बीतता है, ना कोचिंग बीतती है, कुछ भी अच्छा नहीं बीतता है। ये तर्कपूर्ण सोच आई। और तर्क कहां से आ रहा है? गणित से। कोई और विषय नहीं, कोई विषय नहीं। आप हिंदी पढ़ लो, कहीं नहीं मिलेगा आपको सुबह 4 बजे उठना। गणित बता देगी सुबह 4 बजे उठ के पढ़ोगे तो मैं ज्यादा अच्छे से बनूंगा। निश्चित गणित में आप ऐसा नहीं, जो चीज है सूत्र है वो वही लगेगा, दूसरा कुछ नहीं लग सकता। तो आप किसी भी डिसीजन पे अडिग रहने लगे, निश्चित कि हम ऐसा ही करेंगे, हम नहीं मानेंगे आपकी बात, सही हो या गलत। गणित तो राम की भी ठीक और रावण की भी ठीक, दोनों की गणित ठीक थी। बस राम ऐसी गणित लगा रहे थे, प्रभु राम क्या लगा रहे थे? ऐसी गणित लगा रहे थे जिससे लोगों का कल्याण हो। और रावण ऐसी गणित लगा रहे थे जिससे लोगों का कल्याण ना हो। देख, गणित दोनों की ठीक थी। निश्चित वो धर्म पर निश्चित थे, वो अधर्म पर निश्चित थे। क्रमबद्धता से सोचने की बात, क्रमबद्धता, स्टेप वाइज है ना। कोई काम करना है, जैसे आपके घर में मान लो कोई पार्टी होनी है, तो सबसे पहले आपको किस सामान की व्यवस्था करनी है, अंत में क्या होगा, जैसी पार्टी हो जाएगी तब क्या होगा, पूरी सोच आपके हाथ में। जिसकी गणित अच्छी होगी वो कर लेगा। कुल मिला के आप क्या सीख रहे हो? अनुशासन सीख रहे हो। ठीक है, बढ़िया है। सेकंड टाइम पत्रता दे रहा हूं, पहली बार की पत्रता मैथ में ही रह गया था। तो मैथ पढ़ो और क्या, है ना। ज्यादा टेंशन नहीं लेना, पढ़ो, लेकिन पढ़ो, अच्छे से पढ़ना है ना, दम लगा के पढ़ना है इस बार। दैनिक पाठ्य योजना के निर्माण में सम्मिलित होता है। दैनिक पाठ्य योजना मतलब रोजाना जो हम पढ़ाते हैं। जैसे रोज मैं आपको पढ़ाता हूँ, एक लेक्चर 11 बजे लेता हूँ और एक लेक्चर शाम को 8 बजे लेता हूँ। तो ये मेरा एक प्रकार से क्या है, दैनिक पाठ्य योजना बनती है कि सुबह मुझे क्या पढ़ाना है, रात में मुझे जाके 8 बजे क्या पढ़ाना है। तो मैं क्या करता हूँ, विषय वस्तु निर्माण सम्मिलित होता है। विषय वस्तु का चयन कि क्या पढ़ाना है, शिक्षक उद्देश्य का निर्धारण, जो मेरा शिक्षण उद्देश्य है कि आज मुझे ये पढ़ाना है, पूरा करना है। शिक्षण विधियों का निर्माण, मैं किस तरीके से पढ़ाऊंगा, किस विधि का प्रयोग करूंगा, आगमन विधि से, निगमन विधि से, आपका मान लो व्याख्यान विधि से, किस विधि से प्रयोग करूंगा, इसका निर्धारण करूंगा, या सभी करूंगा, या सभी करूंगा। तो मेरी दैनिक पाठ योजना, अगर मैं रोज पढ़ाने आप लोगों को आ रहा हूं, मैं विषय वस्तु का चयन करूंगा, बिल्कुल करूंगा कि भाई कल सुबह 11 बजे मुझे आज क्या पढ़ाना है, तो मैं इसका चयन करूंगा। मेरा उद्देश्य क्या है, उस कक्षा में मैं क्या पढ़ा के जाऊंगा, कितना बच्चों को बन जाना चाहिए ताकि उनमें इतना सुधार हो जाए, बिल्कुल करूंगा। किन विधियों से पढ़ाना है, मुझे अगर मान लीजिए सूत्र विधि से पढ़ाना है तो सूत्र मुझे याद होने चाहिए। मुझे कोई उदाहरण की विधि से पढ़ाना है, उदाहरण दे दे के पढ़ाना है, तो मुझे उदाहरण मेरे पास होने चाहिए कि ये उदाहरण मैं इसको समझाने में दूंगा, ये सब होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, उत्तर क्या बनेगा हमारा? डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई समस्या किसी को यहां तक? नहीं, आगे आ जाओ। छोटी कक्षाओं में गणित विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? मनोरंजन एवं खेल संबंधित होना चाहिए। रटने का, आगमन का या निगमन का? भैया सिंपल सी बात है, जहां खेल आ जाए बच्चा वहीं घूम जाता है, तो हम उत्तर क्या लगाएंगे? खेल विधि से होना चाहिए। किससे होना चाहिए? खेल विधि से होना चाहिए। आओ नेक्स्ट। गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है? आत्मविश्वास का, तार्किक सोच का, विश्लेषित सोच का, या सभी का? इन सबका होता है, सारी चीजों का होता है। तर्क भी होता है, उसमें आत्मविश्वास भी बढ़ता है, विश्लेषण मतलब एनालिटिकल थिंकिंग भी उसके अंदर आ जाती है। उपचारात्मक शिक्षा की जरूरत होती है मंद बुद्धि के बच्चों के लिए, पिछड़े हुए बच्चों के लिए, सामान्य बच्चों के लिए, इन सभी के लिए। ये उत्तर भी आप लोग गलत लगा सकते हो, इसका उत्तर दो। अच्छा, उपचारात्मक शिक्षा क्या होती है? जो समस्या है, या अपन लिखें विद्यार्थी, विद्यार्थी विद्यार्थी की जो समस्या है, जो समस्या है उसे दूर करने के तरीके, करने के तरीके, दूर करने के तरीके ही उपचारात्मक शिक्षण में आते हैं, उपचारात्मक शिक्षण में आते हैं, उपचारात्मक शिक्षण में ही आते हैं। ठीक है, ये लो। तो किनको उपचार की जरूरत है? मंद बुद्धि को। आप कहोगे हाँ सर, मंद बुद्धि को, पिछड़े वालों बच्चों को, उनको भी जरूरी है। सामान्य सबके लिए उपचारात्मक जरूरी है, इनमें से सभी के लिए, इनमें से सभी के लिए।
ऑफलाइन बिल्कुल पढ़ सकते हैं सभी लोग, कोई दिक्कत नहीं। ऑफलाइन बैच चालू हो गए हैं ना, वर्ग 3 वर्ग 2 दोनों के लिए। कक्षा 7 के छात्रों में गणित विषय के प्रति रुचि पैदा करने के लिए शिक्षक को कौन सा तरीका अपनाना चाहिए? ऐसे प्रश्नों को ये जरूर देखा करो किस कक्षा के लिए बोल रहा है। कक्षा 7 मतलब बच्चा बड़ा हो गया है ना। कमजोर छात्रों के लिए अतिरिक्त कक्षाओं की व्यवस्था करना है, जो बच्चा कमजोर है उसके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस लगवाओ आप लोग। दूसरा, गणित विषय को 2 कालांश देना, मतलब कम से कम 2 लेक्चर दो गणित के लिए, ये भी ठीक है। छात्रों को आकर्षक पुस्तकें दो, मतलब किताबें इतनी अच्छी लगनी चाहिए बच्चे को कि देख के ही उसे लगे कि पढ़ना चाहिए अपने को, ठीक है। गणित पहेली एवं अन्य मनोरंजक क्रियाओं के माध्यम से शिक्षण दिया जाना चाहिए। बताओ, ये एक प्रकार से आपकी बेसिक समझ पे प्रश्न है, तो मेरे ख्याल से सबको इसका उत्तर देना चाहिए। क्या उत्तर लगाओगे बताइए? बोलो। लोकेशन इंदौर। गणित पहेलियां एवं अन्य मनोरंजन, जहां मनोरंजन हो खेल आ जाए, चाहे बड़े बच्चे हों चाहे छोटे बच्चे हों, हमें उत्तर लगाना है। उत्तर क्या लगाएंगे हम? डी लगाएंगे। अगला, छोटी कक्षाओं में गणित विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका कैसा होना चाहिए? ये अभी अभी देखा अपन ने। मनोरंजन ये शायद रिपीट हो गया है क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसमें गणित विषय का प्रयोग स्पष्ट रूप से नहीं हो रहा है? लाभ हानि, साइकिल चलाना, सब्जियां खरीदना, उधार लेना। तो लाभ हानि तो एक प्रकार से प्रॉफिट एंड लॉस तो क्या है, गणित का ही सब्जेक्ट ही है ना, टॉपिक ही है। सब्जी खरीदने में कहीं ना कहीं आप पैसा दे रहे हो, पैसा ले रहे हो, है ना। उधार ले रहे हो, उधार ले रहे हो तो आपको ये क्लियर रखना पड़ेगा कितना पैसा आ रहा है, कितना ब्याज लग रहा है, कितना वापस करना है ना। साइकिल चलाने में अभी कुछ खास ऐसा गणित का प्रयोग नहीं हो रहा है, पेडल भांज रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो, ठीक है। गणित का प्रयोग साइकिल चलाने में नहीं कर रहे आप। अगला, यदि एक विद्यार्थी गणित विषय में कई बार अनुत्तीर्ण हो जाता है तो यह जानने के लिए गणित के किस विषय या शाखा वह कमजोर है, निम्न में से किस विधि का प्रयोग होता है? देखो, जब भी बात हो जानने की, हमें क्या करना है, क्या जानना कि बच्चा कहाँ कमजोर हो। तो जब जानने की बात होती है तो उसे कहते हैं निदानात्मक, उसे कहते हैं निदानात्मक, उसे कहते हैं निदानात्मक, ठीक है। और जब दूर करने की बात हो, अब जान तो गए कि आपको क्या हो गया, दूर करने की बात हो कि अब इसे दूर कैसे करें, बात हो, तो उसे कहते हैं उपचारात्मक। अभी भी अपन ने देखा था पीछे उपचारात्मक। तो जब जानने की बात होती है उसे कहते हैं निदानात्मक, और जब उसे दूर करने की बात होती है तो उसे उपचारात्मक। तो यहां पर हम उत्तर लिखेंगे निदानात्मक सी, निदानात्मक सी, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, छात्र गणितीय गणना की गति प्राप्त कर सकता है। गणितीय गणना में, गणना मतलब वही कैलकुलेशन में, कैसे प्राप्त कर सकता है? वाद विवाद करके, लड़ झगड़ के, एक दूसरे को मार कूट के, तो लोग रोज करेंगे, गलत है। मौखिक कार्य से, मौखिक कार्य से कुछ हद तक गणित की गणना अच्छी हो जाती है, जैसे स्क्वायर, क्यूब, प्लस माइनस, गुणा भाग अगर मौखिक करवाओ तो गणना पे प्रभाव तो पड़ता है। लिखित कार्य द्वारा ये भी होता है। अभ्यास द्वारा, तो अभ्यास में तो सब आ गया ना, लिखित कार्य मौखिक कार्य सब आ गया, अभ्यास हर प्रकार का करवा लो, मतलब लिखित कार्य का भी अभ्यास करवा लो, मौखिक कार्य का भी करा लो अभ्यास द्वारा। और अभी अभी अपन ने पढ़ा भी था कि गणना संबंधी जो हम अभ्यास देते हैं वो काय के लिए होता है? गणना संबंधी चीजों को बेहतर करने के लिए। तो वो सीधा सीधा वही प्रश्न तो है, दूसरे तरीके से इसको पूछ लिया गया, और क्या। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें। गणित की प्रकृति क्या है? पहली ही स्लाइड में लिखा था, अपन लोगों ने पढ़ा था। यह कैसी होती है? तार्किक होती है, सबको पता है। आगे बढ़ते हैं। अबेकस, अबेकस क्या होता है? छोटी छोटी सी कोचिंग क्लासेस भी हैं आजकल। क्या नाम है अबेकस जो आजकल सिखाते हैं, काफी फेमस है, हर सिटी में पाया जाता है ना। तो वो लोग अबेकस से ही सिखाते हैं। तो क्या सिखा रहे बच्चे को? वो लिखना सिखा रहे, बोलना सिखा रहे, या हस्तलेख सिखाने में? नहीं, वो गिनती सिखा रहे। बच्चों की काउंटिंग अच्छी हो रही, बच्चों की कहीं ना कहीं क्या अच्छा हो रहा है? काउंटिंग अच्छी हो रही है। बच्चे बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं और समझ रहे हैं, ठीक है। प्रेरणा या ज्ञान का सजीव स्रोत क्या है? प्रेरणा या ज्ञान का सजीव स्रोत मतलब जिंदा, लेखक है, ऑथर है, शिक्षक है या पाठ्य पुस्तक है? सभी लोग बता दो यार। प्रेरणा अथवा ज्ञान का सजीव, प्रेरणा किसको देनी है और ज्ञान का सजीव स्रोत कौन है, किसको कहोगे? स्रोत कौन है? मैं जानता हूं ये गलत करोगे आप लोग। 25वें का आंसर दो, 25वें का आंसर दो। क्लास का टाइम क्या है? रेगुलर क्लास का टाइम है सुबह 11 बजे।
आज संडे क्लास का टाइम है, शायद 6 बजे से स्टार्ट किया था ना अपन लोगों ने। हाँ, 6 से 7:30 8 बजे तक जब तक खींच पाए अपन खींचेंगे इस क्लास को, ठीक है। बाकी रेगुलर क्लासेस जो क्लास का टाइम है वो है मॉर्निंग 11 AM और मैथ्स के लिए है 8 PM। ये रेगुलर है, डेली होती है क्लास, ठीक है। स्त्रोत, स्त्रोत मतलब जहां से मिले। तो कुछ लोग विद्यार्थी लगाते थे, विद्यार्थी थोड़ी है भैया, स्त्रोत तो शिक्षक है ना। सारा ज्ञान कहां से मिल रहा है आपको या मुझे, कोई भी सीख रहा है, किससे सीख रहा है? शिक्षक से। स्त्रोत शिक्षक होगा, है ना। कुछ अपने लिए भी लगा लिया करो, सब कुछ में हर जगह विद्यार्थी नहीं निकालना है। विद्यार्थी थोड़ी सीख रहे हैं, मैं आपसे थोड़ी सीख रहा हूँ, आप मुझसे सीख रहे हैं। तो स्त्रोत मैं हूं, आप नहीं। कक्षा 4 का एक छात्र किसी प्रश्न को हल करते समय गणना संबंधी त्रुटि करता है, 12 + 5 17 नहीं लिख के 16 लिख रहा है। तो इस प्रकार की त्रुटियों के उपचार हेतु संशोधन के लिए क्या आवश्यक है? क्या करूं मैं ऐसी त्रुटि अगर विद्यार्थी कर रहा है, क्या संशोधन होना चाहिए? पहला, प्रश्नों को मौखिक रूप से हल करवाएं, मतलब इनको मौखिक रूप से कराएं, लिख के कर नहीं रहा, मौखिक रूप से क्या ही करवाएंगे उसको, गलत है। छात्र को अधिक से अधिक गृह कार्य दे। अरे अधिक से अधिक पहली गलत कर रहा है, फिर गृह कार्य दे के क्या ही करें, गलत सीखेगा जाके, क्योंकि गृह कार्य काय के लिए, गणना संबंधी कौशल के लिए है। अब वो गलत ही कर रहा है और गृह कार्य दे दूंगा, पूरा गलत सीख जाएगा, जिंदगी में सही नहीं होगा फिर तो उसका। त्रुटियों पर आधारित प्रश्नों को श्याम पट्ट पर हल करवाओ, उससे कहें चलवाओ बोर्ड पे करो इसको, है ना। ये भी थोड़ा एक प्रकार से गलत ही है। छात्रों को गणना संबंधी उपकरणों का प्रयोग करने की सलाह दें, नहीं ये गलत नहीं होगा फिर तो। उपकरणों का प्रयोग करने की सलाह नहीं दे सकते अपन लोग। देखो ऐसा भी होता है ना, किसको ऐसा नहीं तो नहीं ना, इसमें क्या आवश्यक है, सिंपल सी बात है। उपकरणों से करवाऊंगा तो फिर तो वो कर लेंगे, लेकिन सीख तो कभी नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर त्रुटियों पर आधारित हमें सी ही लगाना पड़ेगा। प्रश्नों को उससे श्याम पट्ट पर हल करवाएं, ये कर सकते हैं फिर भी अपन लोग एक बार। यहां पर जो ऑप्शन दिए हैं उनमें सी ही थोड़ा ठीक है, बाकी सब तो बिल्कुल नहीं कर सकते हम। गणना संबंधी कैलकुलेटर की बात कर रहा है वो, बच्चे से कहें कैलकुलेटर लाओ 12 + 5 करो 17 लिख दो, ये थोड़ी बोल सकते बच्चे को, नहीं तो 12 5 17 कभी सीख ही नहीं पाएगा वो 16 ही करेगा, और जब कैलकुलेटर होगा तब कर लेगा। तो ना बाबा, बिल्कुल नहीं, कैलकुलेटर की सहायता नहीं होगी, सी ही लगाऊंगा फिर मैं इसमें। बोलो, आई बात समझ में? आई बात समझ में? बढ़िया। अब आ जाते हैं हम लोग जिस पे हमने बात की थी स्टार्टिंग में ही, कि आज मैं आप लोगों को कुछ हद तक क्या पढ़ाऊंगा, विधियां पढ़ाऊंगा। यहां से अपनी सीट की पेटी अच्छे से बांध लें, क्योंकि सबसे अधिक प्रश्न अगर कहीं पेडागोजी के बनेंगे वो होती विधियां। और अगर आप लोग ध्यान से अपने सिलेबस को देखोगे तो उसमें लिखे ही स्टार्टिंग में पहला पॉइंट हो शैक्षणिक विधियां। पेडागोजी का अर्थ ही शैक्षणिक विधियां हैं। अगर विधियां आपको नहीं आती हैं तो पेडागोजी का कोई अर्थ नहीं निकल सकता। आपको पढ़ाना कैसे है, किस हिसाब से पढ़ाना है और किन चीजों से पढ़ाना है, अगर आपसे ये बनता है तो आप विधियों की बात करोगे। कुल मिला के जो मैथ्स में विधियां हैं वो यहाँ पर 10 लिखी है, और भी हो सकती है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट जिनमें स्टार्टिंग की जो 5 है वो सबसे अधिक उपयोगी हैं किसके लिए, और इवन 6 अनुसंधान विधि भी ले लें। लेकिन पढ़ने पढ़ाने में ज्यादातर अनुसंधान विधि इतनी ज्यादा नहीं करते क्योंकि खर्चीली होती है। तो ज्यादातर देखा जाए ऊपर की 4 विधियां ही हम पढ़ने पढ़ाने में प्रयोग करते हैं। तो क्वेश्चन भी इनके भर भर के आते हैं। बाकी होने के लिए पूरी 10 मेथड पढ़ेंगे अपन लोग, लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं वो स्टार्टिंग की 4 से आते हैं। सर जी टीचर बनने के बाद हमको भी ऐसे ही पढ़ाना पड़ेगा? बिल्कुल पढ़ाना पड़ेगा यार, बन ही रहे टीचर। टीचर काय के लिए बन रहे? पढ़ाने के लिए बन रहे ना। बड़ा अच्छा होता है, पढ़ाना बहुत अच्छा होता है। मैंने एमएनसी सब में काम कर लिया, एमबीए वगैरह कर लिया, एमएससी कर लिया, एमए कर लिया, बहुत सारी डिग्रियां हैं। मैंने बड़ी बड़ी कंपनी में काम कर लिया, सब कर लिया। लेकिन एक बार जो पढ़ाना, वैसे बचपन से पढ़ाता आया हूँ मैं, क्लास 11th से पढ़ा रहा हूँ मैं, पहले से ही पसंद था। लेकिन फिर सोचा कि चलो कुछ और बढ़िया करते हैं, तो एमबीए वगैरह करके काम भी कर लिया, सब कर लिया। लेकिन अल्टीमेटली जब वापस से पढ़ाना शुरू किया तो मुझे लगा सुकून यही है, तो वो बढ़िया है, तो ठीक है, होता है। पैसा इतना नहीं है शिक्षा में, वैसे अब तो बहुत है, ऐसा नहीं है, शिक्षक करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। लेकिन अगर आप लोग की बात करें, जैसे वर्ग 2 है, वर्ग 3 है, वर्ग 1 है, एक सीमित अवस्था में पैसा मिलता है, लेकिन सुकून बड़ा तगड़ा है ना। उस सुकून के चक्कर में मैंने बहुत बड़े बड़े पैकेज भी छोड़ दिए अपने, और उसका कोई मलाल नहीं, कोई आवश्यकता भी नहीं। इसका सुकून अलग ही है, पढ़ाना अपने आप में बहुत बेहतर है।
बस उसके लिए एक ही ड्रॉबैक हो सकता है जो आप लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए। अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको एक विद्यार्थी हमेशा रहना पड़ेगा। थोड़ा मुश्किल नहीं, बहुत मुश्किल। मुझे डबल दोगे ना पैसा तो भी छोटे बच्चों को नहीं पढ़ाऊंगा, आप लोगों को पढ़ा लूंगा। हाँ जी, हेलो प्रियांश ठाकुर। ठीक है, हाँ बिल्कुल पढ़ाया, बहुत सारी कोचिंग्स में पढ़ाया। अब अपना चलाता हूँ ये। आ जाएं तो सबसे पहले हम देखते हैं आगमन विधि, है ना। नेक्स्ट 10 विधियां हैं यहाँ पे। आगमन विधि क्या होती है? आगमन विधि ऐसा होता है जैसे मान लीजिए मैं पढ़ाने आया आप लोगों से, यहाँ सूत्र सूत्र है, बहुत प्रिसाइज में लिखा हुआ है, बहुत ज्यादा भारी भरकम में नहीं लिखा हुआ है। आप इनको भर देख लो, इन चारों को समझ लो, आगमन विधि आपकी खत्म। ठीक है, यहाँ समझ लें। आगमन विधि क्या है? एक प्रकार से ऐसी विधि है जैसे मान लीजिए मैं आया आपको पढ़ाने के लिए, कोई अब मेरा एक टॉपिक है, मैंने उसको पढ़ाना शुरू किया, तो मैं डायरेक्ट सीधा ऐसा नहीं है कि सीधा फैक्ट पे आ जाऊं या फिर सीधा सूत्रों पे आ जाऊं। मैं उसको समझाने का प्रयास करूंगा कुछ उदाहरणों के माध्यम से, या आपने जो पीछे पढ़ के आए हो उसके माध्यम से मैं आपको कुछ पढ़ाने का यहाँ पर शुरुआत करूंगा। तो आगमन विधि कुछ ऐसी होती है जो उदाहरणों से शुरू होती है। कहां से होती है? उदाहरण। आगमन विधि सूत्र का निर्माण किया जाता है, तो सूत्र का निर्माण किया जाता है, सूत्र से पढ़ाया नहीं जाता, ध्यान देना, है ना। आप ये 4 सूत्र लिख लो। सबसे पहला तो है सूत्र का निर्माण किया जाता है, सूत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है, सूत्र का निर्माण किया जाता है। और उदाहरण को स्टार्टिंग में लाया जाता है, उदाहरण को स्टार्टिंग में लाया जाता है। विशेष से सामान्य और स्थूल से सूक्ष्म, ये 4 सूत्र हैं इसके। अब पहले तो आप ये समझो, उदाहरण से उदाहरण उदाहरण सबसे पहले प्रस्तुत करते हैं और फिर जाके एक नियम बनाते हैं। नियम ही हमारा क्या है बच्चों? सूत्र है। अब यहां पर याद रखना, उदाहरण क्या होता है? उदाहरण होता है विशेष। क्या होता है? उदाहरण विशेष होता है। और सूत्र क्या होता है? सामान्य होता है। नियम हमेशा सामान्य होता है। क्यों? क्योंकि सामान्य कर लिया गया तभी तो उसे नियम बनाया गया। स्थूल उदाहरण होता है स्थूल, और ये क्या होता है? जो नियम होता है वो होता है सूक्ष्म। क्या होता है? सूक्ष्म। उदाहरण विशेष होता है, स्थूल होता है। उदाहरण विशेष इसलिए हो जाए, विशिष्ट होता है उदाहरण, क्योंकि उदाहरण है वो, है ना। आप कहीं ना कहीं से उदाहरण ला रहे हो, ऐसा विशेष जिससे आप समझा रहे हो। स्थूल होता है, उदाहरण बहुत सारे हो सकते हैं, बड़ा हो सकता है, लेकिन जब नियम बन जाता है, जो सूत्र बन जाता है वो सूक्ष्म होता है। जैसे a+b का होल स्क्वायर, a² b² 2ab सूक्ष्म हो गया। लेकिन जब मैं उसको समझाऊं तो वर्ग बना बना के समझाना पड़ेगा, 3-4 वर्ग बना के, है ना। तो उदाहरण बहुत सारा क्या है? स्थूल है, लेकिन बन के सूत्र छोटा सा आ गया। लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर एरिया, लेकिन अगर एरिया की संकल्पना को समझाऊंगा, लंबाई दिखानी पड़ेगी, चौड़ाई दिखानी पड़ेगी, पट्टियों पट्टियों के द्वारा दिखाना पड़ेगा, अलग अलग डायग्राम दिखाने पड़ेंगे, उदाहरण बहुत सारे होंगे। लेकिन एरिया जब बताऊंगा तो l×b हो गया, तो सूक्ष्म हो जाता है। तो जब हम उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं तो उसे कहते हैं हम आगमन विधि। उदाहरण क्या है? विशेष है, उदाहरण ही स्थूल है। नियम क्या है? सामान्य है, नियम ही सूक्ष्म है। तो आपको ये नियम इतने याद रखना है, आपकी आगमन विधि खत्म। इतना आपको देखना है। ठीक है। वैसे इशू रही है बट कॉल पिक नहीं, मैं करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। हम्म, बिल्कुल आएंगे आप लोग मिलने, है ना। कंफर्म सिलेक्शन लेके बिल्कुल मिलेंगे आप लोग। तो आगमन विधि के अपन ने 4 चीजें सीखी, बस 4 चीजों से ही आपका पूरा आगमन विधि खत्म हो जाएगा। विशेषताएं क्या है? यह विधि वैज्ञानिक विधि है। अच्छा, वैज्ञानिक विधि से क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम उदाहरण दे रहे हैं। उदाहरण दे रहे हैं तो इससे वैज्ञानिक सा क्या मतलब? उदाहरण दे रहे हैं मतलब ये एक मनोवैज्ञानिक है। मनोवैज्ञानिक ऐसी है जैसे मान लीजिए मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया और आपको विषय वस्तु से रिलेटेड बाद में बात करेंगे। हम पहले आपके दैनिक जीवन से रिलेटेड उदाहरण कैसे होते हैं? दैनिक जीवन से रिलेटेड होते हैं, जो आप रोजमर्रा की जीवन जी रहे हो, दैनिक जीवन। तो दैनिक जीवन से चीजों को क्या कर पाते हो? आप रिलेट जल्दी कर पाते हो। जैसे ही आपने रिलेट किया आप सीख गए। जैसे मेंस्ट्रुएशन में ज्यादातर मैं पढ़ाता हूं, मान लीजिए मैंने कहा कि भैया मैं पढ़ा रहा हूं आपको क्या आज सिलेंडर। अब सिलेंडर सिलेंडर बाद में देखूंगा, πr² एच ना πr², ये सब बाद में। पहले मैं बॉटल दिखा दूंगा। बॉटल दिखाएगा मतलब ये रोज देखते हो आप लोग। मैं कहूंगा देखो ये सिलेंडर टाइप की है, ये इसका ये वाला पार्श्व क्षेत्र हो गया, या इसका वृत्त वाला क्षेत्र होगा, ऐसा ही मान लो ऊपर हुआ। तो इससे आप क्या किए? रिलेट कर पाए किसको? सिलेंडर के डायग्राम को। तो ये वाली जो चीज है इससे हम समझा पाते हैं बच्चों को क्या?
वैज्ञानिक विधि है, मनोवैज्ञानिक विधि है, बिल्कुल सही है। इस विधि द्वारा अधिगम स्थायी होता है। अब जब आपको जब भी सिलेंडर की बात याद आएगी तो सच बता रहा हूं, अगर मैंने इस बोतल के माध्यम से या किसी और चीज के माध्यम से या वृत्त को या गोले को समझाने के लिए बॉल या फुटबॉल के माध्यम से सिखा पढ़ाऊंगा, तो जब जब वो चीज आएगी तो बॉल आपके दिमाग में पक्का आ जाएगी, तुरंत सारे फॉर्मूले आ जाएंगे। तो यह विधि कैसी है? स्थायी है और प्रभावी है। इसके द्वारा बालक को स्वयं करने की प्रेरणा का विकास होता है ना। जब मैं अगर मान लीजिए आपको किसी बॉल के माध्यम से दिखा रहा हूं, हो सकता है वो खुद से एप्पल को भी उसी हिसाब से देख ले, वो कोई छोटी गेंद को भी उसी हिसाब से देख ले, वो कंचे को भी उसी हिसाब से देख ले, तो खुद के अनुभव से भी वो सीखना शुरू करता है। इसके द्वारा बालक ना, यह छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी होता है। छोटे बच्चों को सामान्य वस्तुओं से अगर पढ़ाऊंगा, उदाहरणों से पढ़ाऊंगा, तो उनके लिए बहुत आसान होगा समझना। इसके द्वारा बालकों में गणित प्रति रुचि, उत्सुकता बनी रहेगी, उत्सुकता बनी रहेगी। देखो कि सर ने सिलेंडर ऐसे पढ़ाया, तो देखो कौन कैसे पढ़ाएंगे या प्रिज्म कैसे पढ़ाएंगे, है ना। तो एक उत्सुकता बनी रही है, अगला चैप्टर जो होगा उसके लिए कैसी कैसी विधियों से पढ़ाएंगे, कैसे कैसे उदाहरण देंगे, तो उत्सुकता बनी रहती है। मैराथन, हाँ मैराथन वगैरह तो देखनी पड़ेंगी आपको, क्योंकि अगर अभी तक नहीं पढ़ा है तो कुछ इसी के माध्यम से होगा। दोष या कमियां, यह अत्यधिक धीमी है। धीमी क्यों है? क्योंकि अगर मान लो मैं उदाहरण नहीं देता रहूंगा तो मेरी विषय वस्तु तो लंबी हो जाएगी। अब जैसे मैं इस पढ़ाने के लिए मैं कितने सारे उदाहरण आपको दे रहा हूं, लेकिन अगर मैं पॉइंट पॉइंट पढ़ाता जाता, आगे बढ़ता जाता, अभी तक 2 या 3 मेथड हो चुके होते मेरे कवर, लेकिन अभी क्या लग रहा है मुझे, समय लग रहा है। क्यों? क्योंकि मैं उदाहरण भी दे रहा हूं आप लोगों को। तो यह धीमी है, बहुत धीमी है, दोष है ये इसका। अधिक परिश्रम और सूक्ष्मता की आवश्यकता होती है ना। नॉलेज की आवश्यकता होती है, सूक्ष्म की क्या, ज्ञान की आवश्यकता होती है, ज्ञान की आवश्यकता होती है। भाई अगर आप उदाहरण दे रहे हो तो सब थोड़ी उदाहरण दे सकते, जिसको आता होगा वही दे। ज्ञान की आवश्यकता होती है, जिसको आता है वही उदाहरण दे सकता है। तो यहाँ शिक्षक का ज्ञान बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर मान लो शिक्षक को आता ही नहीं तो क्या ही देगा। परिणाम पूर्णतः सत्य नहीं होते हैं। अब परिणाम पूर्णतः सत्य क्यों नहीं होता है? उदाहरणों के माध्यम से कई बार, ये वाला पॉइंट बड़ा तगड़ा है। अभी ही कुछ दिन पहले एक प्रश्न आया था कि आगमन विधि क्या एकदम शुद्ध है? आगमन विधि शुद्ध है? शुद्ध है? तो आगमन विधि शुद्ध नहीं है। नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उदाहरण के माध्यम से, कई सारे उदाहरण के माध्यम से आपने एक नियम बनाया, लेकिन नियम के निष्कर्ष निकलना अभी जरूरी नहीं है कि निष्कर्ष हो ही जाए, है ना। जरूरी नहीं हो ही जाए। इसका एग्जाम्पल अपन लोग कोरोना वैक्सीन से लगा सकते हैं, है ना। किससे लगा सकते हैं? कोरोना वैक्सीन। कोरोना वैक्सीन बनाई गई जल्दबाजी में, जबकि वैक्सीन को बनाने में लगते हैं कम से कम 30 से 40 साल मिनिमम, और कई सारी वैक्सीन को बनाने में 100 साल का वक्त लगता है। इनके बहुत सारे उदाहरण वो लिए जाते हैं, क्या टेस्ट लिए जाते हैं। कोरोना वैक्सीन को केवल 1.5 साल में बना दिया गया। टेस्ट जीरो रहे, टेस्ट जीरो रहे। हाँ, कुछ रिजल्ट ऐसे रहे कि जो पॉजिटिव हो गए। अब उसमें क्या किया गया, कई सारे उदाहरण यहाँ पे आगमन विधि जैसा ही ले लो, है ना। कई सारे लोगों पर टेस्ट किए गए, जानवरों पे किए गए, लोगों पे किए गए, लेकिन उनके साइड इफेक्ट नहीं देखे गए। साइड इफेक्ट नहीं देखे गए। साइड इफेक्ट आज आ रहे हैं कि भैया इन वैक्सीन का इतना साइड इफेक्ट हुआ है कि कुछ लोगों को क्या हो रहे हैं, अटैक आ रहे हैं, क्लॉट बन रहे हैं, ये सब हो रहे हैं। तो यही एक प्रकार से आगमन विधि के दोष है। यही है कि जरूरी नहीं है आपने जो उदाहरण देके जो नियम बनाया वो सार्वभौमिक हो ही जाए। हो सकता है कहीं किसी हद पे, कहीं किसी पॉइंट पे जाके वो क्या हो, फेल हो जाए। चलो अगला, आगमन विधि में अपने को इतना भी समझना है। फिर आते हैं अपन लोग निगमन विधि। निगमन विधि क्या है? जो नियम से उदाहरण की ओर चले। नियम पहले लिख दे, सूत्र, सूत्र पहले ही लिख दो भैया, ये है सूत्र, सूत्र पहले दे दो, सूत्र पहले दे दो। मतलब मैंने कहा कि लंबाई गुणा चौड़ाई सूत्र होता है एरिया का, है ना। आप सवाल लगाओ, किसी की लंबाई 10 है और चौड़ाई 5 है, बताएं एरिया क्या है। बच्चों ने तुरंत सूत्र का प्रयोग किया और लंबाई गुणा चौड़ाई लगाया और कहा सर 50 मीटर स्क्वायर। तो क्या किया हमने, सूत्र पहले लिख दिया, और सूत्र लिखते ही हमने क्या कर दिया, और उत्तर निकालना शुरू कर दिया। तो ये क्या हुआ, ये निगमन विधि और आगमन विधि से विपरीत हो गया। निगमन विधि का शिक्षण सूत्र क्या होते हैं, नियम से उदाहरण। अब विपरीत हुआ, उधर हमने क्या पढ़ा था, उदाहरण से नियम की ओर आते हैं, यहां हमने क्या पढ़ा, नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं। ये सामान्य से विशेष की ओर जाता है, वो विशेष से सामान्य की ओर जा रहा था। ये सूक्ष्म से स्थूल, स्थूल क्या होते हैं, उदाहरण होते हैं। तो स्थूल से, है ना,
तो ये क्या नियम से जा रहा है उदाहरण की ओर, सूक्ष्म होते उदाहरण, सॉरी सूक्ष्म होते नियम, स्थूल होता उदाहरण, तो यही सूक्ष्म से स्थूल की जगह, जैसे 3 नियम थे जस्ट अपोजिट कर दो आप, है ना। निगमन विधि से क्या क्या पढ़ाया जाता है, बीज गणित, रेखा गणित, ये सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं। समझ आ रही बात? हाँ जी, आ जाओ नेक्स्ट। अगर निगमन विधि की विशेषताएं देखें, सरल है, सुविधाजनक है, क्योंकि सूत्र का प्रयोग करने में बच्चों को क्या है, बड़ी आसानी होगी, जल्दी रट लेंगे, सवाल लगा लेंगे। स्मरण शक्ति, क्योंकि अगर सूत्र याद करना है तो स्मरण शक्ति जरूरी है। ज्ञानार्जन व्यवहारिक है, प्रैक्टिकल है, बिल्कुल है, जल्दी जल्दी आप सीखते जाओगे, आगे बढ़ते जाओगे। कम परिश्रम है, क्योंकि सूत्र का प्रयोग हो रहा है तो बिल्कुल परिश्रम कम लग रहा है। अभ्यास कार्य तीव्र होता है, आप ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों का अध्ययन कर पाते हैं और लगा पाते हैं। सही है। दोष, अब चूंकि सूत्र है तो सूत्र क्या होंगे, आप रटेंगे तभी तो काम बनेगा, तो ये दोष है। अर्जित ज्ञान अस्पष्ट और अस्थायी, क्यों, क्योंकि सूत्र हैं तो आपको पता ही नहीं कि कैसे बना, आपको ये पता ही नहीं कि ये सूत्र कैसे बना, तो ये सूत्र हो गया। छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी है, ये भी छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी है, क्योंकि सूत्र रटा दो। और नवीन ज्ञान और तर्क का अभाव है, तर्क अभाव है ना, नवीन ज्ञान और तर्क का अभाव इसलिए है क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, यहां पर रट रहे हो। अगर आप रट रहे हो तो नवीन ज्ञान कहां से आएगा, आप समझ थोड़ी रहे हो चीजों को। चलो चलो, विश्लेषण और संश्लेषण को अपन थोड़ी और समझते हैं, पहले कुछ अपन इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। हम्म, आगमन विधि नहीं यार, ये वाले क्वेश्चन विधियों वाले नहीं है, थोड़ा सा विधियों को देख ही लेते हैं और अपन लोग विधि वाले प्रश्न लिखने पड़ेंगे ना। तो अभी एक काम करते हैं, हमने आगमन और निगमन समझा। आगमन और निगमन क्या हो गया, आगमन मतलब जो उदाहरण से हम नियम की ओर जाते हैं, और निगमन मतलब हम कहाँ से जाते हैं, नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं। आ जाओ, दो और पढ़ ही लेते हैं अपन, विश्लेषण और संश्लेषण। विश्लेषण का मतलब होता है एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड क्या होती है, जहां बच्चा क्या करता है, जहां उसे पता नहीं होता है, जो चीजें नहीं पता, उससे पता नहीं है उससे पता करता है, मतलब अज्ञात से कहां की ओर जाता है, ज्ञात की ओर जाता है। ये उसका पहला सूत्र है। विश्लेषण विधि मतलब एनालिटिकल। इसको मैं ऐसे समझाता हूं, एक बच्चे को छोटा सा खिलौना दे दिया गया, है ना, एक खिलौना दे दिया। अब खिलौने में क्या आ रही थी, आवाज आ रही थी, आवाज, साउंड आ रहा था, है ना, साउंड आ रहा था। उस साउंड को देखने के चक्कर में या सुनने के चक्कर में उसने खिलौने को तोड़ दिया। क्या कर दिया, तोड़ दिया। वो बस ये जानना चाहता था, क्या करना चाहता था, जानना चाहता था, जानना चाहता था कि आवाज, साउंड कहां से आ रहा है। तो साउंड को जानने के लिए उसने क्या कर दिया, उसे तोड़ दिया। और जब उसे पता चल गया कि कहां से आवाज आ रही है, ये पता चल गया उसे कहां से आ रही है, मतलब उसे ज्ञान आ गया। उसे क्या आ गया, ज्ञान आ गया, मतलब उसे ज्ञात हो गया। जो चीज अभी उसके लिए क्या थी, अज्ञात थी, अज्ञात थी, अब उसके लिए क्या हो गई, ज्ञात हो गई, क्योंकि उसे पता नहीं था कहां से साउंड आ रहा है, तोड़ने के बाद उसे पता चल गया कहां से आया। तो अल्टीमेटली विश्लेषण विधि क्या है, अज्ञात से ज्ञात की ओर जाता है। इसका प्रयोग रेखा गणित में नियम सिद्ध करने के लिए होता है, सिद्ध विद्ध करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे कर्ण का वर्ग बराबर आधार और लंब का वर्ग, इसे सिद्ध करना। तो जितने भी सिद्ध करने वाली प्रमेय वगैरह होती हैं, वहां हम धीरे धीरे क्या करते हैं, तोड़ते जाते हैं, चीजों को तोड़ते जाते हैं। जैसे ए बटे बी बराबर सी बटे डी है, हमने इसको तोड़ दिया है इस बार। अब इधर इसको अगर यहां तक लेके जाना है तो इसका विश्लेषण करना पड़ेगा, लंबाई में ले जाना पड़ेगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम किससे करते हैं, विश्लेषण विधि से हल करते हैं। स्वयं हल करने पर बल मिलता है। स्वयं हल करने, तोड़ा था ना खिलौना, खुद से किया उसने। एनालिसिस क्या करते हैं, खुद से करना होता है, आपको स्वयं करना पड़ता है एनालिसिस, दूसरा कोई थोड़ी करवाता है। अन्वेषण करने की क्षमता होती है, आप में कुछ खोज विधि जैसी दिमाग आना शुरू होता है, अच्छा हमें कुछ खोजना है। ज्ञानार्जन अधिक स्थायी होता है, बच्चे ने एक बार खिलौना तोड़ दिया, उसने जान लिया साउंड क्या है, अब अगला खिलौना नहीं तोड़ेगा, क्योंकि उसे पता है साउंड कहां से आता है। क्यों, क्योंकि जब उसने खिलौना तोड़ा और जाना कि साउंड यहां से आता, तब उसकी कुटाई भी हुई घर में। तो जब माँ बाप भाई बहन सब ने उसको कूटा पकड़ के, तो वो ये सीख गया कि अब नहीं तोड़ना, और वो भी जान गया कि आखिर साउंड कहां से आता है।
अर्जित ज्ञान स्थायी होता है, जिंदगी भर याद रखेगा कि क्या होता है, कहां तक होता है। ठीक है, सिंपल सी बात है, जीवन भर याद रहेगा उसको। आ जाओ, विश्लेषण विधि की कमियां क्या हैं, छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है। अभी ये खिलौना तोड़ने वाली बात को भी थोड़ी देर के लिए भुला दो। लेकिन अगर मान लो कोई क्वेश्चन है जिसका एनालिसिस करना है, तो क्या बच्चे में इतना लॉजिक आ जाता है कोई एनालिसिस कर पाए? वो नहीं कर पाएगा। तो छोटे बच्चे नहीं कर पाते, अधिक समय लगता है, एनालिसिस करना है तो समय चाहिए। सूत्र से तो क्या होता है, तुरंत लिखो और आगे बढ़ जाओ। कुशल अध्यापक की आवश्यकता, एनालिसिस सब नहीं सिखा सकते, एक कुशल अध्यापक ही लगेगा तभी एनालिसिस सीख पाएगा, अदरवाइज नहीं सीख सकता। अधिक तर्क शक्ति एवं सूक्ष्मता की आवश्यकता होती है। लॉजिक जो है ज्यादा लगेगा, है ना, लॉजिक ज्यादा लगेगा ना, सीधी सीधी बात है, बिना लॉजिक के थोड़ी आप तर्क कर पाओगे, तो लॉजिक ज्यादा लगेगा। आगमन विधि से क्या क्या पढ़ाया जाता है? आगमन विधि से आप हर चीज पढ़ा सकते हैं, बस कुल मिला के है ये है, जब आप पढ़ाओ तब उधर उदाहरण प्रस्तुत करो। देखो, क्या पढ़ाया जा सकता है या क्या नहीं पढ़ाया जा सकता है इसको छोड़ दो। आप तो ये देखो कि आप क्या क्या कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने कहा एक डंडे से आप क्या क्या कर सकते हैं, भैया आपको जो करना है आप वो करो। डंडे की जरूरत क्या है? डंडे से आप कूट सकते हो, डंडे से आप गाय भैंसे भगा सकते हो, डंडे से आप चल सकते हो, डंडे को फेंक के मार सकते हो, डंडे को कहीं लगा सकते हो, कई सारी चीजें हैं। आगमन विधि जो है, विधि को समझो, विधि क्या है? उदाहरण देना और नियम बनाना। अब आपके सामने अगर ऐसी प्रॉब्लम आई जहां उदाहरण से मुझे नियम बनाना है, ठीक है, तो वहां मैं सीधा सीधा क्या लगा दूंगा? आगमन विधि लगा दूंगा। जहां मुझे सूत्र, जैसे छोटी कक्षाएं हैं, ज्यादातर हम उधर उदाहरण से नियम की तरफ, जैसे मान लीजिए मैंने कोई टॉपिक स्टार्ट किया पहली बार, पहले दिन, तो मैं आगमन विधि ही करूंगा, उधर उस दिन मैं बेसिक पढ़ाऊंगा और कई सारे उदाहरण दूंगा। लेकिन क्या रोज मैं यही करूंगा? बिल्कुल नहीं करूंगा। जैसे ही सूत्रों का निर्धारण हो जाएगा कि भैया ये 6 सूत्र हैं, अगले दिन से सिर्फ सवाल करेंगे, सूत्रों का प्रयोग करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। वो हो गई निगमन विधि। तो सेम टॉपिक में आगमन लग गई, सेम टॉपिक में निगमन लग गई। जब मैंने जिस दिन मेंसुरेशन आपको पढ़ाना शुरू किया, उस दिन मैंने बहुत सारे अलग अलग डायग्राम के उदाहरण देके आपको बताया, और लंबाई गुणा चौड़ाई बताया, उनके आयतन बताए, उनका सरफेस एरिया बताया, उनका विकर्ण बताया, सबको समझाने का प्रयास किया कई सारे उदाहरणों के साथ। तो उस दिन किया मैंने आगमन विधि का प्रयोग। लेकिन अगले दिन से क्या किया? सवाल लिया, सूत्र उठाया, हल किया, सवाल लिया, सूत्र उठाया, हल किया। तो क्या किया? सेम टॉपिक में मैंने निगमन विधि भी लगाई। तो एक ही प्रकरण में कई सारी विधियां लग सकती हैं, आगमन लग सकती है, निगमन लग सकती है, विश्लेषण लग सकती है, संश्लेषण लग सकती है, सब लग सकती है। अब आपको समझ अच्छे से विकसित करना है कि एक्चुअल में आगमन है क्या और निगमन है क्या। यस और नो? संश्लेषण, देखो, विश्लेषण विधि एक प्रकार से क्या है, आप एक शब्द समझ लो तो विश्लेषण और संश्लेषण हमेशा के लिए याद रख लोगे। विश्लेषण विधि है खंड खंड करना, खंड खंड करना, तोड़ना। जैसे उसने क्या किया था? उसने क्या किया था? बच्चे ने खिलौना तोड़ के देखा था, खिलौना तोड़ दिया था, खिलौना तोड़ दिया था। तो ये विश्लेषण है। तो ये क्या है? विश्लेषण है। और संश्लेषण क्या है? संश्लेषण क्या है? संश्लेषण है बेटा खंडों को एकत्रित करना, एकत्रित करके नियम बनाना, नियम बनाना या प्रॉब्लम सॉल्व करना, कुछ भी कह लो आप, है ना। ये मतलब खंड खंड कर देना कहलाता है एनालिटिकल अप्रोच। और खंड को जोड़ जोड़ के एक इंफॉर्मेशन सारी यहां वहां से सब जगह कलेक्ट करके एक सूत्र बनाना या एक नियम बनाना या एक फाइनल आंसर बनाना, इसे कहते हैं संश्लेषण। ठीक है, तो यह भी तार्किक प्रतिमान विधि है, यह भी तर्क पे आधारित है। ज्ञात से अज्ञात की ओर है। यहां मुझे इंफॉर्मेशन पता है, हमें पता है, अच्छा ये है, ये है, ये है, ये है। जैसे मान लो आप लोग, जैसे खिलौने तोड़ने के एक उदाहरण दिया ना, आप लोगों ने देखा ना, बच्चों के कुछ खिलौने ऐसे होते हैं, अब मुझे याद नहीं वो खिलौना क्या नाम रखते हैं, आप लोग शायद बता पाओगे, कि उसके कई सारे डायग्राम इस तरीके से ऐसे बने होते हैं, है ना, छोटे छोटे से पार्ट होते हैं। फिर उन पार्टों को जोड़ के वो तो या तो घर बना लेता है, घर बना लेता है ना, या किसी व्यक्ति को बना देता है, खड़ा करके बना देता है, या फिर घर के साथ वो पेड़ बना लेता है। ऐसे कई सारे ऐसे, जैसे मान लो ये पेड़ है, अब ऐसा ऐसा एक भाग ऐसा और एक भाग ऐसा और एक भाग ऐसा। अब वो क्या करेगा, ये देखो इतने भाग हैं, इन सारे भागों को मिला के उसने ये एक पेड़ बना लिया। तो जब इन सारे भागों को मिला के उसने पेड़ बना लिया, तो ये जो है, ये वाली जो प्रोसेस है, इन सबको मिला के ये बना लिया, इसको ही हम क्या कहते हैं? संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, इसको ही हम क्या कहते हैं? संश्लेषण कहते हैं। यस और नो?
तो इसके द्वारा प्रश्न में दी गई जानकारी आधार पर प्रश्न हल किया जाता है। तो प्रश्न की जानकारी, अब देखो प्रश्न में माना उसने ये वाला जानकारी दी, ये जानकारी दी, ये जानकारी दी, ये जानकारी दी और कहा पेड़ बनाओ, तो सारी जानकारी कहाँ थी? प्रश्न की, और उठाई अपन लोगों ने और एक पेड़ बना दिया। तो ये कौन सी विधि हुई? संश्लेषण विधि हुई। क्ले होता है, क्ले नहीं, क्ले नहीं, क्ले तो वो एक वो वैसा होता है, मतलब मुड़ने जैसा होता है ना, स्पंज टाइप का होता है। क्ले नहीं, जो छोटे छोटी सी चीजें नहीं होती जिससे वो सबको जोड़ते हैं और एक घर बनाते हैं, फिर कभी वो बॉक्स बना देते हैं, कभी 2-4 बॉक्स बना देते हैं, वो भी एक प्रकार से संश्लेषण विधि है। आप ऐसे समझो, बड़े विद्यार्थियों के हिसाब से कोई प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न की इन्फॉर्मेशन छोटे छोटे की लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है, विकर्ण इतना है, सरफेस एरिया इतना है, बताओ आयतन कितना होगा। बात समझ रहे? तो ये इन्फॉर्मेशन छोटी 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 थी, हमने सारी इन्फॉर्मेशन बटोरी और जो उसने पूछा है वो उसको बता दिया। तो ये कौन सी विधि हुई? संश्लेषण विधि हुई। यस और नो? ग्वालियर में ऑफलाइन अभी तो बेटा मुश्किल है, बाकी आगे देखेंगे। अब जैसे क्वेश्चन उसने दिया है, हल नहीं करना है। आप देखो, एक बैग की लंबाई दी, चौड़ाई दी, चारों ओर 4-5 मीटर का रास्ता दिया, रास्ते का क्षेत्रफल। तो ये इन्फॉर्मेशन कैसी थी? अलग अलग दी। इन सबको जोड़ जाड़ के अब उत्तर निकाल दिया आपने। क्या निकाल दिया? रास्ते का क्षेत्रफल। तो सिंपल सी बात है, ये क्या हुआ? आपकी एक संश्लेषण विधि का उदाहरण हो गया। हाँ या ना? बोलो। संश्लेषण विधि की विशेषताएं क्या है? हाँ, ठीक है। संश्लेषण विधि की विशेषताएं, संश्लेषण विधि सरल एवं सुविधाजनक होती है। बिल्कुल होती है, सरल होती है और सुविधाजनक होती है। अभी जो क्वेश्चन करा है वो सरल ही तो है। संश्लेषण विधि समय और परिश्रम की बचत करती है। संश्लेषण विधि और विश्लेषण विधि को आप ऐसे समझो कि आगमन विधि के आगे की आने वाली विधि या आगमन विधि से रिलेटेड जो विधि होती है वो होती है विश्लेषण, है ना। इन चारों का अपना एक प्रकार से, एक बार मान लो अगर आगमन विधि बच्चा है तो विश्लेषण विधि उनका बाप है ना। ऐसे ही विश्लेषण और संश्लेषण का है, सॉरी निगमन और संश्लेषण का है। तो निगमन विधि का विस्तृत रूप जो है वो एक्चुअली संश्लेषण विधि है। संश्लेषण विधि है, संश्लेषण विधि है। तो आगमन विधि का विस्तृत रूप विश्लेषण विधि है और निगमन विधि का विस्तृत रूप संश्लेषण विधि है। स्मरण शक्ति का विकास होता है। देखो आपको याद होगा, हमने निगमन विधि में स्मरण शक्ति की बात की थी। यहाँ भी ज्ञानार्जन की गति तीव्र हो जाएगी। कमजोर छात्रों के लिए बड़ा सुविधाजनक है क्योंकि रट्टा मार के वो पास हो जाएंगे। संक्षिप्त और व्यवहारिक है, संक्षिप्त व्यवहारिक है क्योंकि सूत्रों जैसी है ना। इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी दी गई है, आपको उसे कलेक्ट करना है और आंसर निकालना है। आपको कोई भी दिमाग लगाना ही नहीं। आपको अगर सूत्र याद है तो सवाल की इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे, आप उठाएंगे, सूत्र लगाएंगे, चला जाएगा। तो संश्लेषण विधि क्या हुई? इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके सूत्र का प्रयोग करके उत्तर देना। जैसे अभी पिछला सवाल इसमें दिया था, लंबाई देख ली, चौड़ाई देख ली, रास्ते का देख लिया, रास्ते का क्षेत्रफल निकाल दिया। रास्ते का क्षेत्रफल के सूत्र लगा होगा, मतलब देखा जाए कौन लगा है? निगमन विधि। निगमन विधि ही सूत्र होती है। बस संश्लेषण विधि में इतना हो जाता है कि केवल सूत्र नहीं लगना है, इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट होनी है और फिर सूत्र लगना है। तो समझ रहा हूं निगमन विधि का विस्तृत रूप संश्लेषण कैसे हुआ? निगमन विधि का मतलब होता है सूत्र, कि रास्ते का क्षेत्रफल का सूत्र ये होता है, मतलब ये हुई निगमन विधि। लेकिन सवाल तो ऐसा दिया नहीं था, सवाल में लंबाई दी, चौड़ाई दी, रास्ते का चौड़ाई दी, ये सब दिया। तो ये संश्लेषण हो गई। तो संश्लेषण से अपन ने सब कुछ बटोरा और निगमन विधि से सूत्र उठाया और लगा दिया। अब आप लोग पूछ रहे हैं सर कौन सी विधि लगेगी? कोई भी, सारी विधियां लग रही एक साथ। आगमन और विश्लेषण क्या हुआ? आगमन क्या है? उदाहरण, हमने उदाहरण दिए। और विश्लेषण क्या किया? आपने उसको खंड खंड करके देख लिया। जैसे मान लीजिए वो बच्चा खिलौना तोड़ता, बस वो मुझसे पूछ लेता कि सर जी ये बताओ इसमें आवाज कैसे आ रही है, तो मैं उसको कई सारे उदाहरणों से बताता कि आवाज ऐसी होती है, साउंड यहाँ से आता है, ये होता है, वो होता है, बहुत सारी चीजें ये उदाहरण से मैं बता देता, उसे समझ में आ जाता। फिर उसने कहा नहीं नहीं समझ में नहीं आया, तो मैं एक पेचकस लेता और पूरा बोल्ड से तोड़ता नहीं, अच्छे से उसको खोल 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 के बताता और फिर उसको दिखाता, देख ये है। तो आगमन विधि का विस्तृत रूप क्या है? विश्लेषण है। कि अगर आपको उदाहरणों से समझ में नहीं आ रहा तो आप चलो खंड खंड करके समझाना पड़ेगा आपको। तो ये विधियां एक दूसरे से काफी रिलेट होती हैं, आपस में मिली हुई होती हैं, ठीक है। दोष क्या है? चूंकि वो वही निगमन विधि से रिलेटेड है तो रटने की प्रवृत्ति होती है, नवीन ज्ञान, तर्क चिंतन का अवसर का अभाव, अर्जित ज्ञान अस्थायी होता है क्योंकि रटने वाली व्यवस्था होती है इसमें, बड़ी कक्षाओं के लिए कम उपयोगी है, ठीक है। प्रयोगशाला विधि, तो हम आज के सेशन में बस इतना ही पढ़ेंगे। कारण यह है कि बहुत ज्यादा सेशन को बढ़ाने से आप लोग ज्यादा पढ़ नहीं पाओगे। आज मैंने जितना पढ़ाया उसमें आप लोगों ने केवल 4-5 विधियां देखी हैं, 4 विधियां देखी हैं, आगमन, निगमन, विश्लेषण, संश्लेषण। साथ ही साथ हमने प्रश्न देखे हैं स्टार्टिंग के और प्रकृति वगैरह देखी है। तो ये हो गई हमारी एक क्लास। ऐसी ऐसी मैं 4 क्लासेस लूंगा।
अगली क्लास में हम पूरी की पूरी विधियां कंप्लीट कर लेंगे, उनके क्वेश्चंस लगा लेंगे, तो दूसरी क्लास हो जाएगी आपकी। ये मैराथन भी मैं अगले संडे ही रखूंगा आप लोगों की। तो ये 1 शॉट 1 हो गया, एक और हम 2 ऐसी 4 रखूंगा, 4 में आपकी पूरी पेडागोजी कंप्लीट कर दूंगा विथ थ्योरी एंड क्वेश्चंस। ठीक है, आज बस हम इतना ही पढ़ेंगे, लेकिन तैयार करो अपने आप को और जुड़ा करो क्लास में, देखोगे तो पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आज की क्लास को अपन यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का जुड़ने का। इस क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और शेयर करना उन विद्यार्थियों को जो पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।